खतरनाक नेविगेशन। शैंडन, डॉक्टर क्लोबोनी, जॉनसन, फोकर और रसोया स्ट्रॉन्ग छोटी नाव में किनारे पर गए। गवर्नर, उनकी पत्नी और 5 बच्चे सभी एस्क्विमॉक्स जाति के आगंतुकों से विनम्रतापूर्वक मिलने आए। डॉक्टर को पर्याप्त डेनिश भाषा आती थी जिससे वो उनके साथ बहुत ही सुखद परिचय स्थापित कर सके। इसके अलावा फोकर, जो अभियान का दुभाषिया था, साथ ही बर्फ का मास्टर भी था, ग्रीनलैंड की भाषा के लगभग 20 शब्द जानता था और यदि महत्वाकांक्षी नहीं था तो 20 शब्द आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। गवर्नर का जन्म द्वीप पर हुआ था और उसने कभी अपना मूल देश नहीं छोड़ा था। उसने शहर का सम्मान किया जो उसके और लूथरन मंत्री के लिए 3 लकड़ी की झोपड़ियों, एक स्कूल और मलबे से प्राप्त उत्पादों से संग्रहित पत्रिकाओं से बना है। शेष में बर्फ की झोपड़ियां हैं जिनमें प्रवेश एक छेद से रेंग कर पहुंचा जाता है। अधिकांश आबादी आगे की ओर स्वागत करने के लिए नीचे उतरी और एक से अधिक स्थानीय लोग अपनी कायाक में खाड़ी के मध्य तक आगे बढ़े जो 15 फीट लंबी और मुश्किल से 2 फीट चौड़ी थी। डॉक्टर जानता था कि एस्क्विमॉक्स शब्द का अर्थ कच्ची मछली खाने वाला होता है और वो ये भी जानता था कि देश में इस नाम को अपमान माना जाता है, जिसके कारण वो उन्हें ग्रीनलैंडर्स के नाम से संबोधित करने से नहीं चूका। और फिर भी केवल उनके तेलीय सीलस्किन के कपड़े, उसी सामग्री के उनके जूते और उनके सभी चिकने दागदार रूप से उनके अभ्यस्त भोजन का पता लगाना आसान था। सभी इचिथियोफेगन्स की तरह वे कोढ़ से आधे खाए हुए थे और फिर भी इन सब के बावजूद उनका स्वास्थ्य खराब नहीं था। लूथरन पादरी और उनकी पत्नी, जिनके साथ डॉक्टर ने निजी बातचीत करने का वादा किया था, अपरनाविक के दक्षिण में प्रोवेन की ओर यात्रा पर थे, इसलिए उन्हें राज्यपाल से जानकारी प्राप्त करने के लिए विवश होना पड़ा। यह मुख्य मजिस्ट्रेट बहुत विद्वान नहीं लग रहा था। थोड़ा कम होता तो वह गधा बन जाता, थोड़ा अधिक होता तो वह पढ़ना सीख जाता। हालांकि डॉक्टर ने उनसे व्यापारिक मामलों, एस्क्विमॉक्स के रीति रिवाजों और तौर तरीकों के बारे में पूछताछ की और संकेतों से पता चला कि कोपेनहेगन में मुहरों की कीमत लगभग 40 पाउंड थी, एक भालू की खाल की कीमत 40 डेनिश डॉलर, एक नीली लोमड़ी की खाल की कीमत 4 और एक सफ़ेद की कीमत 2 या 3 डॉलर थी। डॉक्टर अपनी व्यक्तिगत शिक्षा पूरी करने के उद्देश्य से एस्क्विमॉक्स की झोपड़ियों में से एक में जाना चाहते थे। ये कल्पना करना लगभग असंभव है कि ज्ञान की इच्छा रखने वाला एक विद्वान व्यक्ति क्या करने में सक्षम हो सकता है। सौभाग्य से उन झोपड़ियों का द्वार बहुत संकरा था और उत्साही व्यक्ति अंदर रेंगने में सक्षम नहीं था। यह उसके लिए बहुत भाग्यशाली था क्योंकि जीवित और मृत चीजों, सील मांस या एस्क्विमॉक्स मांस, सड़ी हुई मछली और संक्रामक पहनने वाले कपड़ों के उस संचय से अधिक घृणित कुछ भी नहीं है जो एक ग्रीनलैंड झोपड़ी का निर्माण करता है। सांस न लेने वाली हवा को पुनर्जीवित करने के लिए कोई खिड़की नहीं है, केवल झोपड़ी के शीर्ष पर एक छेद है जो धुएं को मुक्त मार्ग देता है लेकिन बदबू को बाहर नहीं जाने देता है। फोकर ने ये विवरण डॉक्टर को दिए जिन्होंने इसके लिए अपने मोटापे को कोसा नहीं। वो इन उत्सर्जनों के बारे में खुद ही निर्णय लेना चाहता था। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि लंबे समय में इसकी आदत पड़ जाती है। अंत में डॉक्टर क्लोबोनी को एक ही वाक्य में दर्शाया गया है। योग्य डॉक्टर के नृवंश विज्ञान संबंधी अध्ययन के दौरान शैंडन, उनके निर्देशों के अनुसार, बर्फ पार करने के लिए परिवहन के साधन जुटाने में व्यस्त था। उसे एक स्लेज और 6 कुत्तों के लिए 4 पाउंड का भुगतान करना पड़ा और फिर भी उसे स्थानीय लोगों को उनसे अलग होने के लिए राजी करने में बड़ी कठिनाई हुई। शैंडन हंस क्रिश्चियन, चतुर कुत्ता चालक को भी शामिल करना चाहता था, जो कैप्टन मैक्लिंटॉक के अभियान दल का एक सदस्य था, लेकिन दुर्भाग्य से हंस उस समय दक्षिणी ग्रीनलैंड में था। फिर बड़ा सवाल आया, दिन का विषय, क्या अपरनाविक में कोई यूरोपीय था जो फॉरवर्ड के मार्ग का इंतजार कर रहा था? क्या गवर्नर को पता था कि क्या कोई विदेशी, संभवतः एक अंग्रेज, उन देशों में बस गया था? वह व्हेल या अन्य जहाज़ों के साथ अपने अंतिम संबंधों का पता किस युग में लगा सकता था? इन सवालों के जवाब में गवर्नर ने जवाब दिया कि 10 महीने से अधिक समय से एक भी विदेशी तट के उस तरफ नहीं उतरा था। शैंडन ने वहां देखे गए आखिरी व्हेलर्स के नाम पूछे, वह उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। वह निराश था।
आपको ये स्वीकार करना होगा, डॉक्टर, कि यह सब बिल्कुल अकल्पनीय है। केप फेयरवेल में कुछ भी नहीं, डिस्को द्वीप में कुछ भी नहीं, अपरनाविक में कुछ भी नहीं। यदि जब हम वहां पहुंचेंगे तो आप दोहराएंगे कि मेलवर्ल बे में कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको फॉरवर्ड के एकमात्र कप्तान के रूप में बधाई दूंगा। शाम के समय छोटी नाव वापस आ गई और आगंतुकों को वापस ले आई। भोजन में थोड़ा बदलाव करने के लिए स्ट्रॉन्ग ने कई दर्जन ईडा बत्तख के अंडे खरीदे थे, जो मुर्गी के अंडों से दोगुने बड़े और हरे रंग के थे। ये बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन नमकीन मांस खाने वाले चालक दल के लिए यह बदलाव ताजगी देने वाला था। अगले दिन हवा अनुकूल हो गई, लेकिन फिर भी शैंडन ने उन्हें पाल के नीचे जाने का आदेश नहीं दिया। वह अभी भी एक और दिन रुकना चाहता था और विवेक के कारण किसी भी इंसान को फॉरवर्ड में शामिल होने का समय देना चाहता था। उसने 16 पाउंडर को हर घंटे फायर करने का भी आदेश दिया। ये हिमखंडों के बीच से बहुत तेज आवाज के साथ निकला, लेकिन शोर से केवल मोली मॉक्स और रॉटेज के झुंड डर गए। रात के दौरान कई रॉकेट भेजे गए, लेकिन व्यर्थ, और इस तरह उन्हें पाल स्थापित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। 8 मई को सुबह 6 बजे अपने टॉपसेल, फोरसेल और टॉपगैलेंट के नीचे फॉरवर्ड ने अपरनाविक बस्ती और उन भयानक खूंटों को खो दिया जिन पर सी लाते और हिरन के पेट लटके हुए थे। हवा दक्षिण पूर्व से बह रही थी और तापमान 32 डिग्री तक पहुंच गया था। सूरज कोहरे को चीरता हुआ निकल रहा था और बर्फ पिघलने की क्रिया के कारण थोड़ी ढीली हो रही थी, लेकिन सफेद किरणों के प्रतिबिंब ने चालक दल के कई सदस्यों की दृष्टि पर दुखद प्रभाव डाला। वोल्स्टन, बंदूक बनाने वाला, ग्रिपर, क्लिफ्टन और बेल बर्फ के अंधेपन से पीड़ित हो गए, एक तरह की कमजोरी जो वसंत में आंखों में बहुत आम है और जिसके कारण एस्क्विमॉक्स के बीच अंधेपन के कई मामले सामने आते हैं। डॉक्टर ने उन लोगों को और उनके साथियों को सलाह दी कि वे अपने चेहरे को हरे रंग की धुंध से ढक लें और वह अपने नुस्खे को लागू करने वाले पहले व्यक्ति थे। शेंडन द्वारा अपरनाविक में खरीदे गए कुत्ते काफी जंगली स्वभाव के थे, लेकिन अंततः वे जहाज के आदी हो गए। कप्तान ने इन नए साथियों के आगमन को बहुत अधिक गंभीरता से नहीं लिया और ऐसा लगता था कि वह उनकी आदतों को जानता था। क्लिफ्टन इस तथ्य पर टिप्पणी करने वाले अंतिम व्यक्ति नहीं थे कि कप्तान पहले से ही अपने ग्रीनलैंड के भाइयों के साथ संपर्क में रहा होगा, क्योंकि जमीन पर वे हमेशा भूखे रहते थे और अधूरे भोजन से कमजोर हो जाते थे। वे केवल जहाज पर दिए जाने वाले आहार से खुद को भर्ती करने के बारे में सोचते थे। 9 मई को फॉरवर्ड कुछ ही केबल की दूरी पर बफिन द्वीप समूह के सबसे पश्चिमी भाग में पहुंच गया। डॉक्टर ने द्वीपों और महाद्वीप के बीच की खाड़ी में कई चट्टानें देखीं, जिन्हें क्रिम्सन क्लिफ्स कहा जाता है। वे कारमाइन की तरह लाल बर्फ से ढकी हुई थीं, जिसके बारे में डॉक्टर केन कहते हैं कि यह पूरी तरह से वनस्पति मूल की है। क्लबोनी इस घटना को और करीब से देखना चाहते थे, लेकिन बर्फ ने उन्हें तट के करीब जाने से रोक दिया। हालांकि तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति थी, लेकिन ये देखना काफी आसान था कि बफिन सागर के उत्तर में हिमखंड और बर्फ की धाराएं जमा हो रही थीं। भूमि अपरनाविक से बहुत अलग दृश्य प्रस्तुत करती थी। भूरी आसमान के सामने क्षितिज पर विशाल ग्लेशियर दिखाई दे रहे थे। 10 तारीख को फॉरवर्ड ने हिंगस्टन खाड़ी को दाईं ओर छोड़ा, जो अक्षांश के 74वें डिग्री के करीब था। कई 100 मील पश्चिम की ओर लैनकेस्टर चैनल समुद्र में खुल गया, लेकिन बाद में पानी का वह विशाल विस्तार बर्फ के विशाल मैदानों के नीचे गायब हो गया, जिस पर एक ही पदार्थ के क्रिस्टलीकरण की तरह नियमित रूप से टीले उभरे। शेंडन ने भाप चालू कर दी और 11 मई तक फॉरवर्ड घुमावदार चट्टानों के बीच घूमता रहा, जिससे आकाश पर एक निशान का निशान बना रहा, जो उसके फनल से निकलने वाले काले धुएं के कारण बना था। लेकिन जल्द ही नई बाधाओं का सामना करना पड़ा। तैरते हुए द्रव्यमानों के लगातार विस्थापन के परिणामस्वरूप रास्ते बंद हो रहे थे। हर मिनट फॉरवर्ड के आगे के हिस्से के सामने पानी का रुकना आसान था, और अगर वह फंस जाता तो उसे निकालना मुश्किल हो जाता। वे सभी यह जानते थे और इसके बारे में सोचते थे। इस जहाज पर सवार, बिना किसी उद्देश्य या ज्ञात गंतव्य के, उत्तर की ओर मूर्खतापूर्ण तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, खतरे के अस्तित्व के आदी लोगों में कुछ हिचकिचाहट के लक्षण प्रकट हुए। कई लोग मिलने वाले लाभों को भूल गए, इतनी दूर जाने का अफसोस करने लगे
और पहले से ही उनके मन में एक प्रकार की निराशा व्याप्त थी, जो क्लिफ्टन के डर और पेन, ग्रिपर, वारेन और वोलस्टन जैसे 2 या 3 नेताओं की बेकार की बातों से और भी बढ़ गई। चालक दल की बेचैनी के साथ साथ भारी थकान भी थी, क्योंकि 12 मई को ब्रिगेड को हर तरफ से बंद कर दिया गया था। उसकी भाप शक्तिहीन थी और बर्फ के मैदानों के बीच से सड़क बनाना जरूरी था। बर्फ के टुकड़ों में आरी चलाना बहुत मुश्किल था, जिसकी मोटाई 6 से 7 फीट थी। जब 2 समानांतर खांचों ने बर्फ को 100 फीट की लंबाई तक विभाजित किया, तो उन्हें कुल्हाड़ी या हाथ की कील से अंदरूनी हिस्से को तोड़ना पड़ा। फिर लंगर को लंबा किया गया, जिसे एक मोटी बर्मा के जरिए छेद में लगाया गया। उसके बाद कैपस्टन का काम शुरू हुआ और इस तरह जहाज को खींचकर निकाला गया। सबसे बड़ी कठिनाई टूटे हुए टुकड़ों को बर्फ के टुकड़ों के नीचे धकेलने में थी, ताकि जहाज के लिए एक मुक्त मार्ग खुल सके, और उन्हें दूर धकेलने के लिए उन्हें लंबे लोहे के नुकीले डंडों का इस्तेमाल करना पड़ा। अंत में आरी चलाना, खींचना, के पिस्टन और डंडे लगातार, खतरनाक और मजबूरी से काम करना, कोहरे या मोटी बर्फ के बीच, अपेक्षाकृत कम तापमान, आंखों की तकलीफ और नैतिक बेचैनी, इन सभी ने चालक दल को हतोत्साहित किया और पुरुषों की कल्पना पर प्रतिक्रिया की। जब नाविकों के पास एक ऊर्जावान, साहसी और आश्वस्त व्यक्ति होता है, जो जानता है कि उसे क्या चाहिए, वो कहाँ जा रहा है और उसका लक्ष्य क्या है, तो आत्मविश्वास उन्हें हर चीज के बावजूद बनाए रखता है। वे अपने प्रमुख के साथ एक हो जाते हैं, उसकी ताकत में मजबूत महसूस करते हैं और उसकी शांति में शांत होते हैं। लेकिन ब्रेक पर यह महसूस किया गया कि कमांडर खुद के बारे में निश्चित नहीं था, कि वह अपने अज्ञात अंत और गंतव्य से हिचकिचा रहा था। अपने ऊर्जावान स्वभाव के बावजूद उनकी कमजोरी उनके बदलते आदेशों, अधूरे युद्धाभ्यास, तूफानी विचारों और 1000 विवरणों में दिखाई देती थी, जो चालक दल की नज़र से बच नहीं सकते थे। इसके अलावा शैंडन जहाज का कप्तान नहीं था, जो उसके आदेशों के बारे में बहस करने के लिए पर्याप्त कारण था। बहस से लेकर कदम का पालन करने से इनकार करना आसान है। असंतुष्टों की संख्या में जल्द ही पहला इंजीनियर भी शामिल हो गया, जो अब तक अपने कर्तव्य का गुलाम बना हुआ था। 16 मई को फॉरवर्ड के हिमखंडों पर पहुंचने के 6 दिन बाद शैंडन ने उत्तर की ओर 2 मील की दूरी तय नहीं की थी और अगले मौसम तक बर्फ के जमने का खतरा था। ये खतरनाक होता जा रहा था। शाम के 8 बजे शैंडन और डॉक्टर गैरी के साथ विशाल मैदानों के बीच खोज की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वे जहाज से बहुत दूर न जाएं, क्योंकि उन सफ़ेद एकांतों में, जिनके पहलू लगातार बदलते रहते थे, कोई भी मील का पत्थर तय करना मुश्किल था। अपवर्तन के कारण विचित्र प्रभाव उत्पन्न हुए। उन्होंने अभी भी डॉक्टर को आश्चर्यचकित कर दिया। जहां उसने सोचा था कि छलांग लगाने के लिए उसके पास केवल एक पैर है, उसने पाया कि वह 5 या 6 पैर था, या इसके विपरीत, और दोनों ही मामलों में परिणाम ये हुआ कि वह कांच की तरह सख्त जमी हुई बर्फ पर गिर गया, जो खतरनाक नहीं तो कम से कम दर्दनाक तो था। शैंडन और उसके 2 साथी एक व्यावहारिक मार्ग की तलाश में निकल पड़े। जहाज से 3 मील दूर वे बिना किसी परेशानी के हिमखंड पर चढ़ने में सफल हो गए, जो शायद 300 फीट ऊंचा था। इस बिंदु से उनका दृश्य उस उजाड़ क्षेत्र तक फैला हुआ था, जो एक विशाल शहर के खंडहर जैसा लग रहा था, जिसमें उसके टूटे हुए स्तंभ, उसके गिरे हुए चच और महल उल्टे पड़े थे। वास्तव में एक वास्तविक अराजकता। सूरज बिना गर्मी के प्रकाश की लंबी तिरछी किरणें फेंक रहा था, जैसे कि उसके और उस उदास देश के बीच गर्मी को अवशोषित करने वाले पदार्थ रखे गए हों। समुद्र दृश्य की सबसे दूर की सीमाओं तक जम गया लग रहा था। डॉक्टर ने आश्चर्य से पूछा, हम इससे कैसे निकलेंगे? मुझे इसका जरा भी अंदाजा नहीं है। शैंडन ने जवाब दिया, लेकिन हम वहां से निकल जाएंगे, भले ही हमें उन पहाड़ों को उड़ाने के लिए बारूद का इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि मैं निश्चित रूप से अगले वसंत तक उस बर्फ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। फिर भी फॉक्स का भाग्य ऐसा ही था, लगभग इन्हीं तिमाहियों में। कोई बात नहीं, डॉक्टर ने आगे कहा, हम थोड़े से दर्शनशास्त्र से काम चला लेंगे। मेरा विश्वास करो, ये दुनिया के सभी इंजनों के बराबर है। आपको ये स्वीकार करना होगा, शैंडन ने उत्तर दिया, कि वर्ष की शुरुआत बहुत अनुकूल परिस्थितियों में नहीं हुई है।
इसमें कोई संदेह नहीं है, और मैंने देखा है कि बफिन सागर की प्रवृत्ति उसी स्थिति में लौटने की है जैसी वह 1817 से पहले थी। तो फिर आप सोचते हैं, डॉक्टर, कि वर्तमान स्थिति हमेशा से नहीं थी? हाँ, समय समय पर बड़े पैमाने पर दरारें आती रहती हैं, जिन्हें वैज्ञानिक शायद ही समझा पाएं। इस प्रकार 1817 तक ये समुद्र लगातार अवरुद्ध था, जब अचानक एक बहुत बड़ा प्रलय हुआ जिसने इन हिमखंडों को वापस समुद्र में धकेल दिया, जिनमें से अधिकांश न्यूफाउंडलैंड बैंक पर फंस गए। उस समय से बफिन की खाड़ी लगभग मुक्त हो गई है और यह कई व्हेलर्स का अड्डा बन गई है। तो फिर उस युग के बाद से उत्तर की ओर यात्रा आसान हो गई है। अतुलनीय रूप से ऐसा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये देखा गया है कि खाड़ी में फिर से बंद होने की प्रवृत्ति है, और नाविकों द्वारा की गई जांच के अनुसार ये संभवतः लंबे समय तक ऐसा ही रहेगा। हमारे लिए जितना संभव हो सके उतना आगे बढ़ने का एक और बड़ा कारण, अभी हम ऐसे लोगों की तरह दिख रहे हैं जो अनजान दीर्घाओं में प्रवेश करते हैं, जिनके दरवाजे हमेशा उनके पीछे बंद रहते हैं। क्या आप मुझे पीछे हटने की सलाह देंगे? शेंडन ने डॉक्टर की आंखों में जवाब पढ़ने की कोशिश करते हुए पूछा। मैंने कभी नहीं जाना कि पीछे कदम कैसे बढ़ाया जाए, और अगर हम कभी वापस न लौटें तो मैं कहता हूँ, आगे बढ़ो। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर हम कोई अविवेकपूर्ण काम करते हैं तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम किस स्थिति में हैं। खैर गैरी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? शेंडन ने नाविक से पूछा। कमांडर, मुझे आगे बोलना चाहिए। मैं भी मिस्टर क्लोबोनी की ही तरह सोचता हूँ, लेकिन आप जो चाहे करें, आदेश दीजिए और हम उसका पालन करेंगे। वे सब तुम्हारी तरह नहीं बोलते, गैरी, शेंडन ने जवाब दिया। वे सब आज्ञाकारी मूड में नहीं हैं। मान लो कि वे मेरे आदेशों का पालन करने से मना कर दें। कमांडर, गैरी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मैंने आपको सलाह दे दी है क्योंकि आपने मुझसे इसके लिए कहा था, लेकिन आप इस पर अमल करने के लिए बाध्य नहीं हैं। शेंडन ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने ध्यानपूर्वक क्षितिज का निरीक्षण किया और अपने दो साथियों के साथ बर्फ के मैदान पर उतर गया। शैतान का अंगूठा। कमांडर की अनुपस्थिति के दौरान लोगों ने जहाज को बर्फ के मैदानों के दबाव से बचने के लिए तैयार करने के लिए कई तरह के काम किए थे। पेन, क्लिफ्टन, ग्रिपर, बोल्टन और सिम्पसन इस कठिन काम में लगे हुए थे। स्टोकर और दो इंजीनियरों को अपने साथियों की मदद के लिए भी आना पड़ा, क्योंकि जिस क्षण से इंजन पर उनकी जरूरत नहीं थी, वे फिर से नाविक बन गए और इस तरह उन्हें जहाज पर सभी तरह के कामों में लगाया जा सकता था। लेकिन ये सब बहुत ज्यादा बड़बड़ाहट के बिना पूरा नहीं हुआ। मैं तुम्हें बताता हूँ, पेन ने कहा, मेरे लिए यह बहुत हो गया है, और अगर 3 दिनों में ब्रेकअप नहीं हुआ तो मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं हार मान लूंगा। तुम चुप हो जाओगे? ग्रिपर ने जवाब दिया, बेहतर होगा कि तुम हमें वापस जाने में मदद करो। क्या तुम्हें लगता है कि हम अगले साल तक यहाँ सर्दी बिताने के मूड में हैं? सच बताऊं तो यह एक उदास सर्दी होगी, क्लोवर ने कहा, क्योंकि जहाज हर तरफ से खुला हुआ है। और कौन जानता है, ब्रंटन ने कहा, क्या अगले वसंत तक हमें समुद्र अभी की तुलना में अधिक मुक्त मिलेगा? हम अगले वसंत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पेन ने कहा। आज गुरुवार है, अगर अगले रविवार की सुबह सड़क साफ नहीं हुई तो हम दक्षिण की ओर वापस चले जाएंगे। यही टिकट है, क्लिफ्टन चिल्लाया। क्या आप सब सहमत हैं? पेन ने कहा। हाँ, उसके सभी साथियों ने उत्तर दिया। ये सही है, वॉरेन ने उत्तर दिया, क्योंकि अगर हमें इस तरह काम करना है, अपने हथियारों की ताकत से जहाज को खींचना है, तो मेरी सलाह है कि हम पीछे की ओर चले जाएं। हम इस बारे में रविवार को देखेंगे, वोलिस्टन ने उत्तर दिया। जैसे ही मुझे आदेश मिलेगा, ब्रंटन ने कहा, मैं जल्दी ही काम शुरू कर दूंगा। क्लिफ्टन ने कहा, या फिर हम इसे स्वयं ही स्थापित करने में सफल हो जाएंगे। अगर कोई अधिकारी यहाँ सर्दी बिताने का आनंद लेना चाहता है, पेन ने कहा, तो हम उसे ऐसा करने देंगे। वह एस्क्विमॉक्स की तरह अपने लिए बर्फ से बनी झोपड़ी बना सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, पेन, ब्रंटन ने जवाब दिया, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप लोग ये बात समझिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कमांडर को मनाना मुश्किल होगा,
वो पहले से ही बहुत अनिश्चित लग रहा है, और अगर हम चुपचाप ये प्रस्ताव रखें तो। मुझे यह नहीं पता, प्लोवर ने कहा। रिचर्ड शैंडन एक कठोर, जिद्दी आदमी है, और हमें उसे सावधानी से सुनना होगा। बोल्टन ने लालच भरी आह भरते हुए कहा, जब मैं सोचता हूँ कि 1 महीने में हम लिवरपूल वापस पहुँच जाएंगे, हम जल्द ही दक्षिणी बर्फ रेखा को पार कर जाएंगे। डेविस स्ट्रेट्स में दर्रा जून की शुरुआत में खुल जाएगा, और हमें बस खुद को अटलांटिक में बहने देना होगा। इसके अलावा, विवेकशील क्लिफ्टन ने कहा, यदि हम कमांडर को अपने साथ वापस लाते हैं, उसकी जिम्मेदारी के तहत काम करते हैं, तो हमारा वेतन और इनाम राशि सुनिश्चित होगी, जबकि यदि हम अकेले लौटते हैं तो यह इतना निश्चित नहीं होगा। ये तो पक्का है, प्लोवर ने कहा। क्लिफ्टन का वह शैतान किताब की तरह बोलता है। हमें एडमिरल्टी को कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमारे पीछे किसी को न छोड़ना ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन यदि अधिकारी हमारा पीछा करने से इनकार कर दे तो, पेन ने उत्तर दिया, जो अपने साथियों को चरम सीमा तक धकेलना चाहता था। इस प्रश्न का उत्तर देने में वे असमंजस में थे। बोल्टन ने जवाब दिया, समय आने पर हम इस बारे में देखेंगे। इसके अलावा, रिचर्ड शैंडन को अपने पक्ष में करने के लिए यह पर्याप्त होगा। हमें इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। खैर, पेन ने कसम खाते हुए कहा, अगर इस प्रयास में मेरा हाथ खराब हो गया तो मैं कुछ न कुछ यहीं छोड़ जाऊंगा। आह, तुम्हारा मतलब कुत्ते से है, प्लोवर ने कहा। हाँ, कुत्ते, और जल्द ही मैं उसका खून निपटा दूंगा। इससे भी अधिक, क्लिफ्टन ने अपने पसंदीदा विषय पर वापस आते हुए कहा, ये कि कुत्ता हमारे सभी दुर्भाग्य का कारण है। उसने हम पर बुरा जादू कर दिया है, प्लोवर ने कहा। ग्रिपर ने कहा, उसके कारण ही हम एक हिमखंड में फंसे हैं। वोलिस्टन ने कहा, वही कारण है कि इस समय हमारे खिलाफ इतनी अधिक बर्फ गिर रही है जितनी पहले कभी नहीं देखी गई। ब्रंटन ने कहा, वह मेरी खराब आंखों का कारण है। पेन ने कहा, उसने जिन और ब्रांडी पीना छोड़ दिया है। वो हर चीज का कारण है, सभा ने उत्साहित होकर कहा। और वह सौदे में कप्तान है, क्लिफ्टन चिल्लाया। ठीक है, दुर्भाग्य के कप्तान, पेन ने कहा, जिसका अनुचित क्रोध हर शब्द के साथ मजबूत होता जा रहा था। आप यहाँ आना चाहते थे, और यहीं रहेंगे। लेकिन हम उसे कैसे सुलाएंगे? प्लोवर ने कहा, हमारे पास एक अच्छा अवसर है, क्लिफ्टन ने उत्तर दिया। कमांडर डेक पर नहीं है, लेफ्टिनेंट अपने केबिन में सो रहा है, और कोहरा इतना घना है कि जॉनसन हमें नहीं देख पा रहा है। लेकिन कुत्ता कहाँ है? पेन चिल्लाया। वह कोयला कुंड के पास सो रहा है, क्लिफ्टन ने उत्तर दिया, और अगर कोई चाहे तो मैं उसका प्रभार संभाल लूंगा, पेन ने उग्रता से उत्तर दिया। ध्यान दे, पेन, उसके दांत ऐसे हैं कि वे लोहे की छड़ को 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। अगर वो हिलता है तो मैं उसे काट डालूंगा, पेन ने एक हाथ में चाकू लेकर चिल्लाया। वो डेक के बीच में उछलता हुआ आया, उसके पीछे वॉरेन था, जो उसके काम में उसकी मदद करना चाहता था। वे जल्दी से वापस आ गए, जानवर को अपनी बाहों में लेकर। उसके मुंह पर मजबूती से थपकी लगाई हुई थी, उसके पंजे एक साथ कसकर बंधे हुए थे। उन्होंने उसे सोते समय आश्चर्यचकित कर दिया था, ताकि दुर्भाग्यपूर्ण कुत्ता उनसे बच न सके। पेन के लिए जयकार, प्लोवर चिल्लाया। अब जब वह तुम्हें मिल गया है तो तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? क्लिफ्टन ने पूछा। क्यों, उसे डुबो दो, और अगर वो कभी इससे उबर पाया तो, पेन ने संतोष की डरावनी मुस्कान के साथ जवाब दिया। जहाज से करीब 200 कदम की दूरी पर एक सील होल था, जो उस उभयचर जानवर के दांतों द्वारा काटी गई एक तरह की गोलाकार दरार थी, जो नीचे से खोखली थी और जिसके माध्यम से सील बर्फ की सतह पर सांस लेने के लिए ऊपर आती थी। इस छिद्र को बंद होने से बचाने के लिए उसे बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि उसके जबड़े की बनावट उसे बाहर से फिर से छेद में घुसने में सक्षम नहीं बनाती, और खतरे के क्षण में वह अपने दुश्मनों का शिकार बन जाता। पेन और वॉरेन ने अपने कदम इस दरार की ओर बढ़ाए, और वहां, कुत्ते के जोरदार प्रयासों के बावजूद, वह निर्दयतापूर्वक समुद्र में गिर गया। फिर छेद पर बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा रखा गया। इस प्रकार बेचारे जानवर के लिए सभी संभावित निकास बंद हो गए, जो एक पानी की जेल में बंद था। आपको शुभकामनाएं, कप्तान, क्रूर नाविक चिल्लाया।
कुछ ही देर बाद पेन और वारेन डेक पर लौट आए। जॉनसन ने इस प्रदर्शन के बारे में कुछ नहीं देखा था। जहाज के चारों ओर कोहरा घना हो गया और बर्फ जोरों से गिरने लगी। 1 घंटे बाद डॉक्टर रिचर्ड शेंडन और गैरी फॉवर्ड में फिर से शामिल हो गए। शेंडन ने उत्तर पूर्वी दिशा में एक दर्रा देखा था जिसका फायदा उठाने का उसने संकल्प किया था और परिणामस्वरूप उसने अपने आदेश दिए। चालक दल ने एक निश्चित गतिविधि के साथ आज्ञा का पालन किया। शेंडन को ये संकेत दिए बिना नहीं कि आगे जाना असंभव था और उन्होंने उसे केवल 3 और दिनों की आज्ञा दी थी। रात के एक हिस्से और अगले दिन के दौरान आरे का काम और धुलाई सक्रिय रूप से जारी रही। फॉरवर्ड उत्तर में लगभग 2 मील आगे बढ़ गया। 18 तारीख को वह जमीन के नज़ारे में थी। यहीं पर 1851 में प्रिंस एल्बर्ट और 1853 में केन के साथ एडवांस को कई हफ्तों तक बर्फ में कैद रखा गया था। डेविल्स थंब का विचित्र रूप, उसके आसपास के उदास रेगिस्तान, हिमखंडों का विशाल सकस, उनमें से कुछ 300 फीट से भी ज्यादा ऊंचे, बर्फ का टूटना, जिसकी प्रतिध्वनि इतने भयावह तरीके से उत्पन्न होती थी, फॉरवर्ड की स्थिति को बहुत उदास कर देता था। शेंडन ने इससे बाहर निकलने और आगे बढ़ने की जरूरत को समझा। उसके अनुमान के अनुसार 24 घंटे बाद वह लगभग 2 मील तक घातक तट को पार करने में सक्षम हो गया था, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। शेंडन भय से अभिभूत हो गया और उसे जिस झूठी स्थिति में रखा गया था, उसने साहस और ऊर्जा दोनों खो दिए। अपने निर्देशों का पालन करने और आगे उत्तर की ओर जाने के लिए उसने अपने जहाज को अत्यधिक खतरनाक स्थिति में डाल दिया। 20 फीट लंबा चैनल खोदने में 3 घंटे से ज्यादा का समय लगा, वह भी बर्फ के बीच, जो आमतौर पर 4 से 5 फीट मोटी होती थी। चालक दल का स्वास्थ्य बिगड़ने की आशंका थी। शेंडन अपने आदमियों की खामोशी और उनकी असामान्य आज्ञाकारिता पर हैरान था, लेकिन उसे डर था कि यह तूफान से पहले की शांति थी। फिर उसकी पीड़ादायक निराशा, आश्चर्य और हताशा का अंदाजा कौन लगा सकता है, जब उसने देखा कि बर्फ के मैदान की एक अचेतन हलचल के परिणामस्वरूप फॉरवर्ड ने 18 से 19 तारीख की रात में इतनी मेहनत से हासिल की गई सारी बढ़त खो दी थी। शनिवार की सुबह वे एक बार फिर हमेशा खतरनाक डेविल्स थंब के सामने थे, और पहले से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति में। हिमखंड और ज्यादा संख्या में हो गए और कोहरे में प्रेत की तरह बह गए। शेंडन पूरी तरह से हतोत्साहित था, क्योंकि डर ने निडर आदमी और उसके चालक दल को अपने कब्जे में ले लिया था। शेंडन ने कुत्ते के लापता होने की चर्चा सुनी थी, लेकिन इसके लिए दोषी लोगों को सजा देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे डर था कि इसका नतीजा विद्रोह हो सकता है। पूरे दिन मौसम भयावह रहा, बर्फ मोटी भंवरों के रूप में ऊपर उठती रही, जिसने आगे के हिस्से को अभेद्य आवरण में लपेट लिया। कभी कभी तूफान की कार्रवाई के तहत कोहरा फट जाता था और भूत की तरह ऊपर उठकर जमीन की ओर प्रदर्शित होता था, शैतान का अंगूठा। जहाज का अगला हिस्सा बर्फ के एक बड़े टुकड़े पर लंगर डाले हुए था। यही सब किया जा सकता था, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अंधकार और भी गहरा हो गया था और पतवार पर बैठा व्यक्ति जेम्स वॉल को नहीं देख पा रहा था, जो जहाज के अगले हिस्से में ड्यूटी पर था। शेंडन अपने केबिन में चला गया, जो लगातार बेचैनी का शिकार था। डॉक्टर अपनी यात्रा के नोट्स को व्यवस्थित कर रहा था। चालक दल का एक आधा हिस्सा डेक पर रहा, दूसरा आधा आम केबिन में रहा। एक पल में, जब तूफान अपने उग्र रूप में बढ़ गया, तो कोहरे के बीच में डेविल्स थंब अपने पूरे अनुपात से ऊपर उठ गया। हे भगवान, सिम्पसन ने डर के मारे पीछे हटते हुए कहा। यह क्या शैतान है? फोकर ने कहा, और हर तरफ से विस्मय की आवाजें उठने लगीं। ये हमें चकनाचूर कर देगा। हम खो गए हैं। मिस्टर वॉल, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। कमांडर, ये चीखें पहरे पर तैनात लोगों द्वारा एक साथ ही निकाली गईं। वॉल क्वार्टर डेक पर भाग गया और शेंडन, डॉक्टर के पीछे, देखने के लिए डेक पर दौड़ा। कोहरे के बीच में डेविल्स थंब अचानक ब्राइग के पास आ गया था, और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही विचित्र तरीके से बड़ा हो गया है। इसके शिखर पर एक दूसरा शंकु उभरा, जो उल्टा हो गया और अपनी नोक पर घूम गया। इसका विशाल द्रव्यमान जहाज को कुचलने की धमकी दे रहा था, क्योंकि ये दोलन कर रहा था और गिरने के लिए तैयार था। यह एक बहुत ही भयावह दृश्य था।
हर कोई सहज रूप से पीछे हट गया और कई नाविक बर्फ पर कूद गए, जहाज को छोड़ दिया। किसी को भी हिलने न दें, सेनापति ने सख्त आवाज में कहा। हर कोई अपनी जगह पर चला जाए। अब क्या हुआ मेरे दोस्तों? डरने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा। कोई खतरा नहीं है। देखिए कमांडर, आगे देखिए मिस्टर वॉल, ये सिर्फ मृगतृष्णा का असर है और कुछ नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर क्लोबोनी, जॉनसन ने जवाब दिया। वे मूर्ख एक छाया से भी डर गए थे। डॉक्टर के बोलने के बाद अधिकांश नाविक पास आए और उनका भय उस अद्भुत घटना को देखकर आश्चर्य में बदल गया, जो शीघ्र ही उनकी दृष्टि से ओझल हो गई। वे इसे मृगतृष्णा कहते हैं, क्लिफ्टन ने कहा। ठीक है, आप मेरी बात पर यकीन कर सकते हैं कि शैतान का इसमें हाथ है। ये निश्चित है, ग्रिपर ने उत्तर दिया। लेकिन जब कोहरा छट गया तो कमांडर की आंखों के सामने एक बहुत बड़ा मुक्त और अप्रत्याशित मार्ग खुल गया। ऐसा लग रहा था कि वह तट से दूर भाग रहा है और इसलिए उसने इस अनुकूल खतरे को भुनाने का निश्चय किया। खाड़ी के दोनों ओर लोगों को तैनात किया गया, उनके लिए रस्सियां उतारी गईं और उन्होंने जहाज को उत्तर दिशा में खींचना शुरू कर दिया। लंबे समय तक ये काम चुपचाप सक्रिय रूप से किया जाता रहा। इस चैनल की सौभाग्यपूर्ण खोज का लाभ उठाने के लिए शेंडन ने भाप को ऊपर उठाया। उन्होंने जॉनसन से कहा, यह एक बहुत बड़ा संकट है और यदि हम कुछ मील ही आगे बढ़ पाए तो शायद हमारी दुर्भाग्य की समाप्ति हो जाएगी। ब्रंटन, आग भड़काओ और जैसे ही पर्याप्त दबाव हो मुझे बताओ। इस बीच हमारे लोग हिम्मत जुटा लेंगे, इससे बहुत कुछ हासिल होगा। वे शैतान के अंगूठे से भागने की जल्दी में हैं। हम उनकी अच्छी प्रवृत्तियों का फायदा उठाएंगे। अचानक ही अग्रिम मोर्चे की प्रगति रुक गई। क्या हुआ? शेंडन चिल्लाया। मैं कहता हूँ वॉल, क्या हमने अपनी रस्सी तोड़ दी है? बिल्कुल नहीं कमांडर, वॉल ने किनारे की ओर देखते हुए उत्तर दिया। हेलो, यहाँ वे लोग फिर से वापस आ रहे हैं। वे जहाज के किनारे पर इस तरह चढ़ रहे हैं मानो शैतान उनके पीछे पड़ा हो। यह क्या हो सकता है? शेंडन ने आगे बढ़ते हुए चिल्लाया। जहाज पर चढ़ो, जहाज पर चढ़ो, भयभीत नाविक चिल्लाए। शेंडन ने उत्तर दिशा की ओर देखा और खुद के बावजूद कांप उठा। एक अजीब जानवर, जिसकी हरकतें भयानक थीं, जिसकी झागदार जीभ विशाल जबड़ों से निकली हुई थी, जहाज से एक केबल की दूरी पर उछल रहा था। दिखने में वह लगभग 20 फीट ऊंचा लग रहा था, जिसके बाल बालों की तरह थे। वह नाविकों का पीछा कर रहा था, जबकि उसकी 10 फीट लंबी भयानक पूंछ बर्फ को झाड़ रही थी और उसे घने बवंडर में फेंक रही थी। ऐसे राक्षस को देखकर सबसे साहसी व्यक्ति भी वहीं रुक जाता था। यह एक भालू है, एक ने कहा। ये गेवाउदान जानवर है, ये सर्वनाश का शेर है। शेंडन अपनी बंदूक के लिए अपने केबिन में भागा, जिसे वह हमेशा लोड करके रखता था। डॉक्टर ने खुद को हथियारबंद किया और एक जानवर पर गोली चलाने के लिए खुद को तैयार किया, जो अपने आकार से जल प्रलय से पहले के चौपायों जैसा लग रहा था। वह बहुत तेजी से जहाज के पास पहुंचा। शेंडन और डॉक्टर ने एक साथ गोली चलाई, तभी अचानक उनके आग्नेयास्त्रों की आवाज ने वातावरण को हिलाकर रख दिया, जिससे अप्रत्याशित प्रभाव पड़ा। डॉक्टर ने ध्यान से देखा और जोर से हंस पड़ा। यह अपवर्तन है, उन्होंने कहा। केवल अपवर्तन, शेंडन ने दोहराया, लेकिन चालक दल के एक डरावने विस्मय ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। कुत्ता, क्लिफ्टन ने कहा। कुत्ता, कप्तान, उसके सभी साथियों ने दोहराया। वह स्वयं, पेन चिल्लाया। हमेशा वह शापित जानवर। वे गलत नहीं थे, ये कुत्ता था। अपनी बेड़ियों से मुक्त होने के बाद वह एक और दरार से सतह पर वापस आ गया था। उस क्षण अपवर्तन इन अक्षांशों के लिए एक सामान्य घटना के माध्यम से उसे भयानक आयामों में प्रकट होने का कारण बना, जिसे हवा के झटकों ने तितर-बितर कर दिया था, लेकिन नाविकों के दिमाग पर फिर भी परेशान करने वाला प्रभाव पड़ा, जो विशुद्ध रूप से भौतिक कारणों से इस तथ्य की व्याख्या करने के लिए बहुत कम इच्छुक थे। शैतान के अंगूठे का रोमांच, ऐसी विलक्षण परिस्थितियों में कुत्ते का फिर से प्रकट होना, उनकी मानसिक क्षमताओं को अंतिम स्पर्श दे गया और हर तरफ बड़बड़ाहट शुरू हो गई। कैप्टन हेटेरस,
भाप के नीचे फॉरवर्ड जहाज तेजी से बर्फ के पहाड़ों और हिमखंडों के बीच से निकल गया। जॉनसन गाड़ी चला रहा था। शेंडन अपने बर्फीले चश्मे से क्षितिज का निरीक्षण कर रहा था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि उसे जल्द ही पता चल गया कि रास्ता पहाड़ों के एक सकस में खत्म हो गया है। हालांकि उसने कठिनाई के बावजूद वापस जाने के बजाय आगे बढ़ना पसंद किया। कुत्ता मैदान के साथ साथ दौड़ते हुए काफी दूर तक ब्रिगेड का पीछा करता रहा, लेकिन अगर वह बहुत पीछे रह जाता तो एक अनोखी सीटी सुनाई देती, जिसका उसने तुरंत पालन किया। पहली बार जब ये सीटी सुनाई दी तो नाविकों ने अपने चारों ओर देखा। वे सभी डेक पर अकेले थे और कोई अजनबी दिखाई नहीं दे रहा था, और फिर भी समय समय पर सीटी फिर से सुनाई दे रही थी। क्लिफ्टन सबसे पहले घबरा गया। क्या तुम सुन रहे हो? उसने कहा। जरा देखो कि सीटी की आवाज सुनकर वह जानवर कैसे जवाब देता है। ग्रिपर ने उत्तर दिया, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। सब खत्म हो गया। पेन चिल्लाया, मैं अब और आगे नहीं जाऊंगा। पेन सही कह रहा है, ब्रंटन ने उत्तर दिया, ये भगवान को लुभाने वाला है। शैतान को लुभाना, क्लिफ्टन ने जवाब दिया। मैं एक कदम आगे जाने की बजाय अपनी इनाम राशि खोना पसंद करूंगा। बोल्टन ने निराशा में कहा, हम कभी वापस नहीं आ सकेंगे। चालक दल अवज्ञा के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। एक कदम भी आगे नहीं। वोल्स्टन चिल्लाया, क्या आप सब एक ही सोच के हैं? ए सभी नाविकों को उत्तर दिया। तो फिर चलो, बोल्टन ने कहा, चलिए कमांडर को खोजते हैं, मैं बातचीत का काम संभाल लूंगा। नाविक एक तंग समूह में बहकर पूप की ओर चले गए। उस समय फॉरवर्ड एक विशाल सकस में घुस रहा था, जिसका व्यास शायद 800 फीट था, और एक प्रवेश द्वार को छोड़कर जिससे जहाज आया था पूरी तरह से बंद था। शेंडन ने कहा कि उसने अभी अभी खुद को कैद किया है, लेकिन उसे क्या करना था? वे अपने कदम कैसे वापस खींच सकते थे? उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और उसने दूरबीन को अपने हाथ में थाम लिया। डॉक्टर हाथ जोड़कर चुप रहा। वह बर्फ की दीवारों पर विचार कर रहा था, जिसकी औसत ऊंचाई 300 फीट से ज्यादा थी। खाड़ी के ऊपर एक धुंधला गुंबद लटका हुआ था। ये वह क्षण था जब बोल्टन ने कमांडर को अपना भाषण संबोधित किया। कमांडर, उसने कांपती आवाज में कहा, हम आगे नहीं जा सकते। आप क्या कहते हैं? शेंडन ने उत्तर दिया, जिसकी उपेक्षित सत्ता की चेतना ने उसके बालों की जड़ों तक खून पहुंचा दिया। कमांडर, बोल्टन ने जवाब दिया, हम कहते हैं कि हमने उस अदृश्य कप्तान के लिए पर्याप्त किया है और हमने आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। तुमने फैसला कर लिया है? शेंडन चिल्लाया, तुम ऐसी बातें करते हो, बोल्टन। अपना ख्याल रखना। आपकी सभी धमकियां हमारे लिए एक समान हैं। पेन ने क्रूरता से उत्तर दिया, हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेंगे। शेंडन विद्रोहियों की ओर बढ़ा। उसी समय साथी आया और फुसफुसाते हुए बोला, कमांडर, यदि आप यहाँ से निकलना चाहते हैं तो हमारे पास खोने के लिए 1 मिनट भी नहीं है। दर्रे पर एक हिमखंड बह रहा है और यह पूरी संभावना है कि यह सभी मामलों को रोक देगा और हमें बंदी बना लेगा। शेंडन ने स्थिति की जांच की। तुम लोग अपने आचरण का हिसाब बाद में दोगे, उसने कहा। अब जहाज पर चढ़ जाओ। नाविक अपनी चौकियों पर भागे और आगे की ओर तेजी से मुड़ गया। आग कोयले से भर गई थी। सबसे बड़ा सवाल तैरते हुए पहाड़ से आगे निकलने का था। ये ब्रिगेड और हिमखंड के बीच संघर्ष था। ब्रिगेड आगे निकलने के लिए दक्षिण की ओर भाग रही थी, ब्रिगेड उत्तर की ओर बह रही थी, हर मार्ग को बंद करने के लिए तैयार थी। भाप लगाओ, भाप लगाओ, शेंडन चिल्लाया। क्या तुमने सुना, ब्रंटन? आगे की ओर जाने वाली नाव संघर्षरत हिमखंडों के बीच एक पक्षी की तरह फिसल रही थी, जिसे उसके अगले भाग ने दाईं ओर मोड़ दिया था। पेंच की क्रिया के कारण ब्रेग का पतवार कांप रहा था और मैनोमीटर भाप के अत्यधिक तनाव का संकेत दे रहा था, क्योंकि वह कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ सीटी बजा रहा था। वाल्व लोड करो, शेंडन चिल्लाया, और इंजीनियर ने जहाज को उड़ाने के जोखिम पर भी आज्ञा का पालन किया, लेकिन उसके निराशाजनक प्रयास व्यर्थ थे। हिमखंड एक अंतर्धारा द्वारा पकड़ा गया, तेजी से दर्रे के पास पहुंचा। ब्रेग अभी भी उससे लगभग 3 केबल की दूरी पर था, जब पहाड़
एक कोने के पत्थर की तरह खुले स्थान में प्रवेश करते हुए अपने पड़ोसियों से मजबूती से चिपक गया और सभी तरह के रास्ते बंद कर दिए। हम खो गए हैं, शैंडन चिल्लाया, जो अपने अविवेकपूर्ण शब्दों को रोक नहीं सका। खो गए, चालक दल ने दोहराया। कुछ लोगों ने कहा, जो बच सकते हैं उन्हें भागने दो, किनारे की नावें नीचे उतारो। दूसरों ने कहा। स्टीवर्ड के कमरे में पेन और उसके साथियों ने चिल्लाते हुए कहा, और अगर हमें डूबना है तो चलो खुद को जिनमें डुबो लें। पुरुषों में अव्यवस्था चरम पर थी। शेंडन को लगा कि वह पराजित हो गया है। जब वह आदेश देना चाहता था तो वह हकलाता था और हिचकिचाता था। उसके विचार उसके शब्दों में जगह नहीं बना पा रहे थे। डॉक्टर बेचैनी में इधर उधर घूम रहा था। जॉनसन ने अपनी बाहें मोड़ ली और कुछ नहीं कहा। अचानक एक मजबूत, दबंग और ऊर्जावान आवाज सुनाई दी जो ये शब्द कह रही थी, हर आदमी अपने पद पर चले और इधर उधर चले। जॉनसन ने गाड़ी स्टार्ट की और बिना ये जाने कि उसने क्या किया, उसने तेजी से पहिया घुमाया। वह ठीक समय पर पहुंचा, क्योंकि पूरी गति से रवाना हुई ब्रिगेड जेल की दीवारों से टकराने वाली थी। लेकिन जब जॉनसन सहज रूप से आज्ञा का पालन कर रहा था, तो शैंडन, क्लोबोनी, चालक दल और स्टोकर वॉरेन तक, जिसने अपनी आग छोड़ दी थी, यहाँ तक कि ब्लैक स्ट्रॉन्ग, जिसने अपना खाना पकाना छोड़ दिया था, सभी डेक पर एकत्र हुए और उस केबिन से एकमात्र व्यक्ति को निकलते देखा जिसके पास चाबी थी, और वह व्यक्ति गैरी, नाविक था। सर, शैंडन पीला पड़ गया और चिल्लाया, गैरी तुम यहाँ किस अधिकार से हुक्म चलाते हो? डिक, गैरी ने उस सीटी को दोहराते हुए पुकारा जिसने चालक दल को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया था। कुत्ते ने अपने सही नाम की आवाज सुनते ही एक ही झटके में मल पर छलांग लगा दी और चुपचाप अपने मालिक के पैरों पर लेट गया। चालक दल ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह कुंजी जो केवल फॉरवर्ड के कप्तान के पास थी, उसके द्वारा भेजा गया कुत्ता, और जो उसकी पहचान सत्यापित करने के लिए इस तरह आया था, वह आज्ञाकारी उच्चारण जिसे गलत समझना असंभव था। इन सब बातों ने नाविकों के दिमाग पर गहरा असर डाला और गैरी के अधिकार को स्थापित करने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा गैरी अब पहचानने योग्य नहीं था। उसने अपनी लंबी मूंछें कटवा दी थीं, जो उसके चेहरे को ढांक रही थीं, जिससे उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान और दबंग लग रहा था। अपने पद के कपड़े पहने हुए, जो केबिन में जमा कर दिए गए थे, वो कमांडर के प्रतीक चिन्ह में दिखाई दिया। तभी तुरंत अपनी विशेषता के अनुरूप फॉरवर्ड के चालक दल ने चिल्लाकर कहा, कप्तान के लिए 3 जयकारे। शैंडन, बाद वाले ने अपने दूसरे से कहा, चालक दल को इकट्ठा करो, मैं इसका निरीक्षण करने जा रहा हूँ। शैंडन ने आज्ञा का पालन किया और बदली हुई आवाज में आदेश दिया। कप्तान अपने अधिकारियों और आदमियों से मिलने के लिए आगे बढ़ा, प्रत्येक को कुछ उपयुक्त बातें बताईं और प्रत्येक के पिछले आचरण के अनुसार उनसे व्यवहार किया। जब उसने निरीक्षण समाप्त कर लिया, तो वह वापस पोप पर आया और शांत स्वर में निम्नलिखित शब्द बोले, अधिकारियों और नाविकों, आपकी तरह मैं भी अंग्रेज हूँ, और मेरा आदर्श वाक्य नेल्सन का है, इंग्लैंड को उम्मीद है कि हर आदमी अपना कर्तव्य निभाएगा। एक अंग्रेज के तौर पर मैं संकल्पित हूँ, हम संकल्पित हैं कि हमसे ज्यादा साहसी लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। एक अंग्रेज के तौर पर मैं किसी और को उत्तर की ओर बढ़ने का गौरव नहीं लेने दूंगा, हम किसी और को नहीं होने देंगे। अगर कभी उत्तरी ध्रुव की धरती पर कोई इंसान कदम रखेगा तो वह अंग्रेज का पैर होगा। ये हमारे देश का झंडा है। मैंने इस जहाज को सुसज्जित किया है और इस उद्यम के लिए अपना भाग्य समर्पित किया है, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसे अपना और आपका जीवन समर्पित करूंगा, क्योंकि मेरा दृढ़ संकल्प है कि ये झंडे उत्तरी ध्रुव पर लहराएंगे। हिम्मत रखो, आज से हम उत्तर की ओर जितने भी डिग्री हासिल करेंगे, उसके लिए आपको 1000 पाउंड की राशि दी जाएगी। 90 हैं, क्योंकि हम अब 70वें स्थान पर हैं। उन्हें गिने। इसके अलावा मेरा नाम ही काफी है। इसका मतलब है ऊर्जा और देशभक्ति। मैं कैप्टन हेटेरिस हूँ। कैप्टन हेटेरिस, शैंडन ने कहा, और यह नाम, जो अंग्रेज नाविकों के बीच अच्छी तरह से जाना जाता था, चालक दल के बीच फुसफुसाया गया। अब हेटेरस ने आगे कहा, ब्रेग को बर्फ पर लंगर डालो, आग बुझाओ और तुम सब अपने सामान्य काम पर लौट जाओ।
शैंडन, मैं जहाज के मामलों के बारे में तुम्हारे साथ एक परामर्श करना चाहता हूँ। डॉक्टर, वॉल और नाविक के साथ मेरे केबिन में आओ। जॉनसन, लोगों को तितर बितर करो। हेटेरस शांत और घमंडी होकर चुपचाप पूप से बाहर निकल गया। इस बीच शैंडन ब्रिगेड को लंगर डाल रहा था। तो फिर ये हेटेरस कौन था और किस कारण से उसके नाम ने चालक दल पर इतना गहरा प्रभाव डाला? जॉन हेटेरस लंदन के एक शराब बनाने वाले का इकलौता बेटा था, जिसकी मृत्यु 1852 में हुई थी और उसकी संपत्ति $6 मिलियन थी। अभी भी युवा होने के बावजूद उसने शानदार किस्मत के बावजूद समुद्री करियर को अपनाया। ऐसा नहीं था कि उसे वाणिज्य के लिए कोई व्यवसाय महसूस हुआ, लेकिन भौगोलिक खोजों की वृत्ति उसे प्रिय थी। उसने हमेशा अपने पैर उस जगह रखने का सपना देखा था जहां किसी नश्वर पैर ने अभी तक जमीन को गंदा नहीं किया था। 20 साल की उम्र में ही वह एक दुबले पतले और आशावादी व्यक्ति की तरह मजबूत शरीर वाला हो गया था। एक ऊर्जावान चेहरा जिस पर ज्यामितीय रेखाओं का निशान था, एक ऊंचा और सीधा माथा, ठंडी लेकिन सुंदर आंखें, पतले होंठ जो मुंह को ऐसे दिखाते थे जिससे शायद ही कभी शब्द निकलते थे, एक मध्यम कद, मजबूत जोड़ वाले अंग जो लोहे की मांसपेशियों द्वारा गतिमान होते थे। कुल मिलाकर एक ऐसा व्यक्ति बना जो किसी भी चीज के लिए उपयुक्त स्वभाव वाला था। जब आप उसे देखते थे तो आपको लगता था कि वह साहसी है। जब आप उसे सुनते थे तो आपको पता चलता था कि वह दृढ़ निश्चय है। उसका चरित्र ऐसा था जो कभी पीछे नहीं हटता था, दूसरों के साथ साथ अपने जीवन को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार रहता था। उसके अभियानों में उसका पीछा करने से पहले 2 बार सोचना अच्छा था। जॉन हेटेरस को अंग्रेज होने पर गर्व था। एक बार एक फ्रांसीसी ने उनसे कहा, जो उनके हिसाब से परिष्कृत विनम्रता और मिलनसारिता थी, यदि मैं फ्रांसीसी न होता तो मैं अंग्रेज बनना चाहता, और अगर मैं अंग्रेज नहीं होता, हेटेरस ने जवाब दिया, तो मैं अंग्रेज बनना पसंद करता। इस उत्तर से उस व्यक्ति के चरित्र का पता चल गया। उसे इस बात का बहुत दुख था कि भौगोलिक खोजों पर अंग्रेजों का एकाधिकार नहीं था, और वास्तव में वे इस क्षेत्र में अन्य देशों से काफी पीछे थे। अमेरिका के खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस एक जेनुइस थे। पुर्तगाली वास्को दा गामा ने भारत की खोज की, एक अन्य पुर्तगाली फर्नांडो डी एंड्राडा ने चीन की खोज की, और तीसरे मैगेलन ने टेरा डेल फ्यूगो की खोज की। कनाडा की खोज फ्रांसीसी जैक्स कार्टियर ने की थी। लेब्राडोर, ब्राजील, केप ऑफ गुड होप, अजोरेस, मदीरा, न्यूफाउंडलैंड, गिनी, कांगो, मैक्सिको, केप ब्लैंको, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, दक्षिण समुद्र, कैलिफोर्निया, जापान, कंबोडिया, पेरू, कामचटका, फिलीपींस, स्पिट्सबर्गन, केप हॉर्न, बेहरिंग स्ट्रेट्स, तस्मानिया, न्यूजीलैंड, न्यू ब्रिटनी, न्यू हॉलैंडा, लुइजियाना, जीन माइन द्वीप की खोज आइसलैंडर्स, स्कैंडिनेवियाई, फ्रेंच, रूसी, पुर्तगाली, डेन, स्पेनवासी, जेनोइस और डच ने की थी, लेकिन एक भी अंग्रेज ने नहीं। कैप्टन हेटेरस इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सके कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में महान खोज करने वाले नाविकों की गौरवशाली सूची से अंग्रेजों को बाहर रखा गया था। हेटेरस ने खुद को थोड़ा सांत्वना दी जब उन्होंने आधुनिक समय की ओर रुख किया। तब अंग्रेजों के पास ऑस्ट्रेलिया में स्टट, बक, विल्स, किंग और ग्रे के साथ सबसे अच्छा समय था, अमेरिका में पेलिसा के साथ, भारत में सिरिल ग्राहम, वेडिंगटन और कमिंघम के साथ, अफ्रीका में बर्टन, स्पीक, ग्रांट और लिविंगस्टोन के साथ। लेकिन हेटेरस जैसे व्यक्ति के लिए यह पर्याप्त नहीं था। उसके दृष्टिकोण से ये साहसी यात्री आविष्कारक के बजाय सुधारक थे, और वो कुछ बेहतर करने के लिए दृढ़ था, और अगर वो कर सकता तो वो किसी देश का आविष्कार करता, केवल उसे खोजने का सम्मान पाने के लिए। अब उसने देखा कि हालांकि प्राचीन खोजकर्ताओं में अंग्रेजों की संख्या अधिक नहीं थी, और उसे न्यू कैलेडोनिया और सैंडविच द्वीप समूह प्राप्त करने के लिए 1774 में कुक के पास वापस जाना पड़ा, जहां दुर्भाग्यपूर्ण कप्तान 1778 में मारा गया। फिर भी दुनिया का एक कोना मौजूद था जहां ऐसा लगता था कि उन्होंने अपने सभी प्रयासों को एक साथ जोड़ दिया था। यह कोना वास्तव में उत्तरी अमेरिका की बोरियल भूमि और समुद्र था। ध्रुवीय खोजों की सूची इस प्रकार लिखी जा सकती है। नोवा ज़ैम्ब्ला की खोज विलोबी ने 1553 में की, वेइगाट्स द्वीप की खोज बरो ने 1556 में की,
ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट की खोज डेविस ने 1585 में की। डेविस जलमरूमध्य की खोज डेविस ने 1587 में की। स्पिट्सबर्गन की खोज विलोबी ने 1596 में की। हडसन की खाड़ी की खोज हडसन ने 1610 में की। बाफिन की खाड़ी की खोज बाफिन ने 1616 में की। आधुनिक समय में हर्न, मैकेंजी, जॉन रॉस, पैरी, फ्रैंकलिन, रिचर्डसन, बीचे, जेम्स रॉस, बैक, डीज, सिम्पसन, रे, इंग्लेफील्ड, बेल्चर, ऑस्टिन, केलेट, मूर, मैकलर, कैनेडी और मैक्लिंटॉक ने लगातार उन अज्ञात भूमियों की खोज की है। अमेरिका के उत्तरी तटों की सीमाएं तय कर दी गई थीं और उत्तर पश्चिमी मार्ग लगभग खोज लिया गया था, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। अभी भी कुछ बेहतर किया जाना था और जॉन हेटरस ने अपने खर्च पर 2 जहाज़ों को सुसज्जित करके 2 बार प्रयास किया था। वो उत्तरी ध्रुव तक पहुंचना चाहता था और इस तरह अंग्रेजी खोजों की श्रृंखला को सबसे शानदार प्रयासों में से एक के रूप में ताज पहनाना चाहता था। ध्रुव तक पहुंचना उसके जीवन का लक्ष्य था। दक्षिणी समुद्र में कुछ सफल यात्राओं के बाद हेटेरस ने 1846 में पहली बार बफिन सागर से उत्तर की ओर जाने का प्रयास किया, लेकिन वह अक्षांश के 74वें डिग्री से आगे नहीं जा सका। वो उस समय स्लोप हैलिफैक्स की कमान संभाल रहा था। उसके चालक दल को भयानक यातनाएं झेलनी पड़ीं और जॉन हेटेरस ने अपनी साहसिक जल्दबाजी को इस हद तक आगे बढ़ाया कि उसके बाद नाविकों को ऐसे प्रमुख के तहत समान अभियान फिर से शुरू करने का बहुत कम लालच हुआ। हालांकि 1850 में हेटेरस ने फेयरवेल स्कूना पर लगभग 20 दृढ़ निश्चयी लोगों को भर्ती करने में सफलता प्राप्त की, जो मुख्य रूप से उनके साहस के लिए दिए जाने वाले उच्च पुरस्कार से प्रलोभित थे। यह उस अवसर पर था जब डॉक्टर क्लोबोनी ने जॉन हेटेरस के साथ पत्र व्यवहार किया, जिसे वे नहीं जानते थे, और अभियान में शामिल होने का अनुरोध किया, लेकिन सौभाग्य से डॉक्टर के लिए यह पद पहले ही भर चुका था। फेयरवेल एबरडीन से नेपच्यून द्वारा 1817 में लिए गए ट्रैक का अनुसरण करते हुए स्पिट्सबर्गन के उत्तर में 76वें अक्षांश तक पहुंच गया। वहां अभियान को सर्दियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन तीव्र ठंड से चालक दल के लोगों की पीड़ा इतनी अधिक थी कि एक भी व्यक्ति ने इंग्लैंड को दोबारा नहीं देखा, केवल हेटेरस को छोड़कर, जिन्हें एक डैनिश व्हेलर ने बर्फ पर 200 मील से अधिक चलने के बाद अपने देश वापस लाया था। इस एक आदमी की वापसी से पैदा हुई सनसनी बहुत बड़ी थी। भविष्य में कौन हेटेरस के पागल प्रयासों का अनुसरण करने की हिम्मत करेगा? हालांकि उसने फिर से शुरुआत करने की हिम्मत नहीं की। उसके पिता, शराब बनाने वाले की मृत्यु हो गई और वह एक नवाब की संपत्ति का मालिक बन गया। इसके तुरंत बाद एक भौगोलिक तथ्य ने जॉन हेटेरस को बुरी तरह झकझोर दिया। एडवांस नामक एक ब्रिगेड, जिसमें 17 आदमी थे, जिसे डॉक्टर केन की कमान में ग्रिनेल नामक एक व्यापारी ने सुसज्जित किया था और जिसे सर जॉन फ्रैंकलिन की खोज में भेजा गया था, 1853 में बफिन सागर और स्मिथ जलमरूमध्य से होते हुए बोरियल अक्षांश के 82वें डिग्री से आगे अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में ध्रुव के बहुत करीब पहुंचा। अब यह जहाज अमेरिकी था, ग्रिनेल अमेरिकी था और केन अमेरिकी था। यंकी के प्रति अंग्रेज के तिरस्कार को आसानी से समझा जा सकता है। 2 साल तक वह लिवरपूल में गुप्त रूप से रहा, खुद को नाविक के रूप में पेश करता रहा। उसने रिचर्ड शैंडन में वो व्यक्ति पहचाना जिसे वह चाहता था। उसने उसे एक गुमनाम पत्र द्वारा प्रस्ताव भेजा और उसी समय डॉक्टर क्लोबोनी को भी एक प्रस्ताव भेजा। फॉरवर्ड का निर्माण, शस्त्र और उपकरण तैयार थे। हेटरस ने अपना नाम छिपाने का बहुत ध्यान रखा, क्योंकि अगर यह पता चल जाता तो उसे अपने साथ जाने के लिए एक भी आदमी नहीं मिलता। वो खतरे के क्षण को छोड़कर ब्रिगेड की कमान नहीं संभालने का दृढ़ निश्चय कर चुका था, और जब उसका दल बहुत दूर चला गया हो और पीछे हटना संभव न हो, जैसा कि हमने देखा है, उसने लोगों को पैसे देने के ऐसे प्रस्ताव रखे थे कि उनमें से कोई भी दुनिया के दूसरे छोर पर उसके साथ जाने से इनकार न करे, और वास्तव में वो दुनिया के दूसरे छोर पर जाना चाहता था। परिस्थितियां गंभीर हो गई थीं और जॉन हेटरस ने खुद को पहचान लिया था। उसका कुत्ता, वफादार डिक, जो उसकी यात्राओं का साथी था, उसे पहचानने वाला पहला व्यक्ति था। बहादुरों के लिए सौभाग्य से और डरपोकों के लिए दुर्भाग्य से,
यह अच्छी तरह से स्थापित हो गया था कि जॉन हेटेरस फॉरवर्ड के कप्तान थे। हेटरस की परियोजनाएं। इस साहसी व्यक्ति की उपस्थिति को चालक दल के सदस्यों ने अलग अलग तरीकों से सराहा। उनमें से कुछ ने पूरी तरह से उसके चारों ओर इकट्ठा होकर, या तो पैसे के लालच में या साहस के कारण, दूसरों ने आत्मसमर्पण कर दिया क्योंकि वे खुद को रोक नहीं सकते थे। बाद में विरोध करने का उनका अधिकार सुरक्षित था। इसके अलावा इस तरह के व्यक्ति का विरोध करना वर्तमान में कठिन लग रहा था। प्रत्येक व्यक्ति अपने पद पर वापस चला गया। 20 मई रविवार को पड़ा और इसलिए चालक दल के लिए आराम का दिन था। कप्तान द्वारा एक परिषद आयोजित की गई जिसमें अधिकारी शैंडन, वॉल, जॉनसन और डॉक्टर शामिल थे। सज्जनों, कप्तान ने उसी आवाज में कहा जो एक ही समय में नर्म और दबंग थी जो उसकी विशेषता थी, आप जानते हैं कि मैं ध्रुव तक जाने का इरादा रखता हूँ। मैं इस उद्यम के बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। शैंडन, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये सोचना मेरा काम नहीं है, कप्तान, शैंडन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मुझे तो बस आज्ञा का पालन करना है। हेटेरस को इस उत्तर पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। रिचर्ड शैंडन, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हमारी सफलता की संभावना के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा, कप्तान, शैंडन ने उत्तर दिया, तथ्य सामने है, और मुझे उत्तर दीजिए, अब तक इस तरह के प्रयास हमेशा विफल रहे हैं। मुझे आशा है कि हम अधिक भाग्यशाली होंगे। हम होंगे। आप क्या सोचते हैं, सज्जनों? जहां तक मेरा सवाल है, डॉक्टर ने जवाब दिया, मैं आपकी योजना को व्यावहारिक मानता हूं, क्योंकि यह निश्चित है कि किसी दिन नाविक उत्तरी ध्रुव तक पहुंच जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि यह सम्मान हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए। हमारे पक्ष में बहुत सी बातें हैं, हेटेरस ने उत्तर दिया, हमारे द्वारा उठाए गए कदम परिणाम स्वरूप हैं, और हम उन लोगों के अनुभव से लाभान्वित होंगे जो हमसे पहले गए हैं। और इसके बाद, शैंडन, इस जहाज को तैयार करने में आपने जो सावधानी बरती है, उसके लिए मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। चालक दल में कुछ दुष्ट लोग हैं जिन्हें मुझे समझाना होगा, लेकिन कुल मिलाकर मैं आपकी प्रशंसा ही कर सकता हूँ। शैंडन ने ठंडे स्वर में सिर झुकाया। फॉरवर्ड पर उसकी स्थिति, जिसे वह कमांड करने वाला समझता था, झूठी थी। हेटेरस ने यह बात समझ ली और आगे जोर नहीं दिया। जहां तक आपका सवाल है, सज्जनों, उन्होंने वॉल और जॉनसन की ओर मुड़ते हुए कहा, मैं साहस और अनुभव के मामले में इससे अधिक प्रतिष्ठित अधिकारी नहीं पा सकता था। ठीक है, कप्तान, मैं आपका आदमी हूँ, जॉनसन ने उत्तर दिया, और यद्यपि आपका उद्यम मुझे बहुत साहसी लगता है, फिर भी आप अंत तक मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। और मुझ पर भी, जेम्स वॉल ने कहा। जहां तक आपकी बात है, डॉक्टर, मैं जानता हूं कि आपकी कीमत क्या है। डॉक्टर ने तुरंत जवाब दिया, तो फिर आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अब, सज्जनों, हेटेरस ने आगे कहा, ये जानना अच्छा होगा कि ध्रुव पर पहुंचने का मेरा दावा किन निर्विवाद तथ्यों पर आधारित है। 1817 में नेपच्यून स्पिट्सबर्गन के उत्तर में 80 दूसरे डिग्री तक पहुंच गया था। 1826 में प्रसिद्ध पेरी, ध्रुवीय समुद्र की अपनी तीसरी यात्रा के बाद, स्पिट्सबर्गन पॉइंट से ही रवाना हुआ और स्लेज बोट की सहायता से उत्तर की ओर 150 मील की दूरी तय की। 1852 में कैप्टन इंग्लेफील्ड ने स्मिथ इनलेट में 78 डिग्री 35 मिनट अक्षांश तक प्रवेश किया। ये सभी जहाज अंग्रेज थे, और अंग्रेज, हमारे देशवासी, उनकी कमान संभाल रहे थे। यहाँ हेटेरस ने विराम लिया। मुझे ये भी जोड़ना चाहिए, उन्होंने विवश नज़र से कहा, और मानो शब्द उनके होठों से निकल ही नहीं पा रहे थे, मुझे ये भी जोड़ना चाहिए कि 1854 में केन, अमेरिकी ब्रिगेडियर एडवांस की कमान संभालते हुए, और भी ऊपर चले गए, और उनके लेफ्टिनेंट मॉर्टन ने बर्फ के मैदानों को पार करते हुए 80 दूसरे डिग्री के दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका का झंडा फहराया। ये कहने के बाद, मैं इस विषय पर वापस नहीं आऊंगा। अब जो जानना बाकी है, वह ये है कि नेपच्यून, एंटरप्राइज, इसाबेल और एडवांस के कप्तानों ने ये पता लगाया कि सबसे ऊंचे अक्षांशों से आगे बढ़ने पर एक ध्रुवीय बेसिन मौजूद है जो पूरी तरह से बर्फ से मुक्त है। बर्फ से मुक्त, शैंडन ने कप्तान को बीच में रोकते हुए कहा, यह असंभव है। आप देखेंगे, शैंडन, हेटरस ने शांति से उत्तर दिया,
जिसकी आंखें एक पल के लिए चमक उठी कि मैं सबूत के तौर पर नाम और तथ्य उद्धृत करता हूँ। मैं ये भी जोड़ सकता हूँ कि 1851 में वेलिंगटन चैनल की सीमा पर कैप्टन पेरी के स्टेशन के दौरान उनके लेफ्टिनेंट स्टीवर्ट ने भी खुद को खुले समुद्र की मौजूदगी में पाया, और इस विशिष्टता की पुष्टि 1853 में सर एडवर्ड बीचर के नॉर्थम्बरलैंड खाड़ी में 76 डिग्री 52 उत्तरी अक्षांश और 99 डिग्री 20 देशांतर पर सर्दियों के दौरान हुई। रिपोर्टें निर्विवाद हैं और उन्हें स्वीकार न करना सबसे अन्यायपूर्ण होगा। हालांकि कैप्टन शेंडन ने आगे कहा, ये रिपोर्टें बहुत विरोधाभासी हैं। आप गलत हैं, शेंडन, डॉक्टर क्लोबोनी ने चिल्लाते हुए कहा। ये रिपोर्ट किसी भी वैज्ञानिक दावे का खंडन नहीं करती हैं। कप्तान, मुझे आपको बताने की अनुमति देंगे? आगे बढ़िए, डॉक्टर हेटेरस ने उत्तर दिया। अच्छा, सुनो शेंडन, भौगोलिक तथ्यों और समतापी रेखाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि दुनिया का सबसे ठंडा बिंदु ध्रुव पर नहीं है। चुंबकीय बिंदु की तरह ये ध्रुव से कई डिग्री विचलित होता है। ब्रूस्टर, बर्गम और कई अन्य प्राकृतिक दार्शनिकों की गणना हमें दिखाती है कि हमारे गोलार्ध में 2 ठंडे ध्रुव हैं। एक एशिया में 79 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश और 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, और दूसरा अमेरिका में 78 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 97 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। हमें बाद वाले से निपटना है, और आप देखिए शेंडन, हम इसे ध्रुव से 12 डिग्री से भी अधिक नीचे देख चुके हैं। खैर, ध्रुवीय सागर भी गर्मियों में 66वें समानांतर की तरह बर्फ से उतना ही मुक्त क्यों नहीं होना चाहिए, यानी बफिन की खाड़ी के दक्षिण में? जॉनसन ने जवाब दिया, मैं इसे अच्छी तरह से प्रस्तुत किया हुआ कहता हूँ। श्री क्लोबोनी इन मामलों पर एक पेशेवर व्यक्ति की तरह बोलते हैं। जेम्स वॉल ने कहा, ये बहुत संभव प्रतीत होता है। ये सब अनुमान है, शेंडन ने हठपूर्वक उत्तर दिया। ठीक है, शेंडन, हेटेरस ने कहा, हमें दोनों ही मामलों पर विचार करना चाहिए। या तो समुद्र बर्फ से मुक्त है या ऐसा नहीं है, और इनमें से कोई भी अनुमान हमें ध्रुव तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। यदि समुद्र मुक्त है तो फॉरवर्ड हमें बिना किसी परेशानी के वहां ले जाएगा। यदि यह जम गया है तो हम अपने स्लेज पर साहसिक कार्य करने का प्रयास करेंगे। ये, आप स्वीकार करेंगे, असंभव नहीं है। एक बार जब हमारा ब्रिगेड 80 डिग्री पर पहुंच जाएगा तो हमें ध्रुव तक पहुंचने से पहले केवल 600 मील की दूरी तय करनी होगी। और 600 मील क्या हैं? डॉक्टर ने तुरंत उत्तर दिया, जब ये ज्ञात है कि एक कज़ाक, एलेक्सिस मार्कोव, रूसी साम्राज्य के उत्तरी तट के साथ बर्फ के समुद्र को पार करके कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली स्लेज में 24 दिनों में 800 मील की दूरी तय कर गया था। क्या तुमने सुना, शेंडन? हेटेरस ने कहा, क्या अंग्रेज कज़ाक जितना नहीं कर सकते? बेशक वे ऐसा कर सकते हैं, डॉक्टर ने उतावले होकर कहा। बेशक, नाविक ने कहा। ठीक है, शेंडन, कप्तान ने कहा, मैं केवल वही दोहरा सकता हूँ जो मैंने पहले कहा था, कप्तान, शेंडन ने कहा, मैं आज्ञा का पालन करूँगा। बहुत बढ़िया। और अब, हेटेरस ने आगे कहा, आइए हम अपनी वर्तमान स्थिति पर विचार करें। हम बर्फ में फंस गए हैं, और मुझे लगता है कि कम से कम इस साल स्मिथ स्ट्रेट में प्रवेश करना असंभव है। तो यहाँ मैं यही प्रस्ताव रखता हूँ। हेटेरस ने एडमिरल्टी के आदेश से 1859 में प्रकाशित उत्कृष्ट मानचित्रों में से एक को मेज पर रख दिया। कृपया मेरे पीछे चलें। यदि स्मिथ जलदमरुमध्य हमारे लिए बंद है, तो बफिन सागर के पश्चिमी तट पर स्थित लैनकेस्टर जलदमरुमध्य बंद नहीं है। मुझे लगता है कि हमें उस जलदमरुमध्य को पार करके बैरो जलदमरुमध्य तक जाना चाहिए, और वहां से बीची द्वीप तक जाना चाहिए। उसी रास्ते पर नौकायन करने वाले जहाज 100 से ज्यादा बार जा चुके हैं, इसलिए एक पेंच की मदद से हम आसानी से पहुंच सकते हैं। बीची द्वीप पर पहुंचने के बाद हम वेलिंगटन चैनल से होते हुए उत्तर की ओर जहां तक संभव हो सकेगा जाएंगे। वेलिंगटन और क्वींस चैनल को जोड़ने वाली खाड़ी के निकास तक, ठीक उसी बिंदु पर जहां से खुला समुद्र दिखाई देता है। अभी तो सिर्फ 20 मई है। 1 महीने में, अगर परिस्थितियां हमारे अनुकूल रहीं, तो हम उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे, और वहां से हम ध्रुव की ओर आगे बढ़ेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, सज्जनों? जॉनसन ने कहा,
स्पष्टतः यह एकमात्र रास्ता है जिसका अनुसरण किया जाना चाहिए। ठीक है, हम इसे कल से ही ले लेंगे। मैं उन्हें आज आराम करने दूंगा क्योंकि आज रविवार है। शैंडन, तुम ध्यान रखना कि धार्मिक सेवा में भाग लिया जाए, इसका लोगों के मन पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है, और एक नाविक को सबसे पहले सर्वशक्तिमान पर भरोसा रखने की जरूरत होती है। इस पर ध्यान दिया जाएगा, कप्तान, शैंडन ने उत्तर दिया, जो लेफ्टिनेंट और नाविक के साथ बाहर गया था। डॉक्टर हेटेरस ने शैंडन की ओर इशारा करते हुए कहा, वहाँ एक आदमी है जिसका स्वाभिमान आहत हुआ है, मैं अब उस पर भरोसा नहीं कर सकता। अगले दिन सुबह सुबह कप्तान ने पिरोग को नीचे उतारा ताकि आसपास के हिमखंडों का पता लगाया जा सके, जिनकी चौड़ाई 200 गज से ज्यादा नहीं थी। उन्होंने टिप्पणी की कि बर्फ के धीमे दबाव के कारण बेसिन संकरा होने का खतरा था, इसलिए जहाज को पहाड़ों की चपेट में आने से बचाने के लिए एक छेद बनाना जरूरी हो गया। जॉन हेट्रस द्वारा इस्तेमाल किए गए तरीकों से ये देखना आसान है कि वो एक ऊर्जावान व्यक्ति थे। उसने पहले बर्फ की दीवारों में सीढ़ियां कटवाईं और उनके सहारे एक हिमखंड के शिखर पर चढ़ गया। उस बिंदु से उसने देखा कि उसके लिए दक्षिण पश्चिम की ओर एक सड़क काटना आसान था। उसके आदेश पर पहाड़ के बीचों बीच एक ब्लास्टिंग भट्टी खोदी गई। ये काम, जो तेजी से शुरू हुआ, सोमवार को दोपहर तक समाप्त हो गया। हेटेरस अपने 8 या 10 पाउंड के ब्लास्टिंग सिलेंडरों पर भरोसा नहीं कर सकता था, जो इतने बड़े पैमाने पर कोई प्रभाव नहीं डालते। वे केवल बर्फ के मैदानों को तोड़ने के लिए पर्याप्त थे। इसलिए उसने ब्लास्टिंग भट्टी में 1000 पाउंड पाउडर रखवाया, जिसके फैलने की दिशा का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाया गया था। इस खदान में एक लंबी बाती लगी हुई थी, जो गुट्टा पर्चा में बंधी हुई थी, जिसका अंत बाहर था। खदान तक जाने वाली गैलरी बर्फ और बर्फ के टुकड़ों से भर गई थी, जिसे अगली रात की ठंड ने ग्रेनाइट की तरह सख्त कर दिया था। पूर्वी हवा के प्रभाव में तापमान 12 डिग्री तक गिर गया। अगली सुबह 7 बजे फॉरवर्ड को भाप के नीचे रखा गया, ताकि छोटी से छोटी समस्या से लाभ उठाया जा सके। जॉनसन को बाती में आग लगाने का काम सौंपा गया, जो गन्ना के अनुसार खदान में आग लगाने से पहले आधे घंटे तक जलती रहेगी। इसलिए जॉनसन के पास ब्राइड को वापस पाने के लिए पर्याप्त समय था। हेट्रस के आदेश को पूरा करने के 10 मिनट बाद वह फिर से अपने पद पर था। चालक दल डेक पर ही रहा, क्योंकि मौसम शुष्क और उज्ज्वल था, बर्फबारी बंद हो गई थी। हेटेरस हाथ में क्रोनोमीटर लिए हुए, मिनटों की गिनती करते हुए, पूप पर था। शैंडन और डॉक्टर उसके साथ थे। 8:35 पर एक हल्का विस्फोट सुनाई दिया, जो किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा से बहुत कमजोरदार था। पहाड़ों की रूपरेखा एकदम से बदल गई, मानो भूकंप आया हो। घना सफेद धुआं आसमान में काफी ऊंचाई तक उठा, जिससे हिमखंड में लंबी दरारें पड़ गईं, जिसका ऊपरी हिस्सा आगे की ओर चारों ओर टुकड़ों में गिर गया। लेकिन रास्ता अभी भी खुला नहीं था। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े पास के पहाड़ों पर दर्रे के ऊपर लटके हुए थे, और इस बात का डर था कि वे गिरकर मार्ग को बंद कर देंगे। हेटेरस ने एक नज़र में स्थिति को समझ लिया। वोल्स्टन, वह चिल्लाया। बंदूक बनाने वाला जल्दी से ऊपर आया। हाँ, कप्तान, वह चिल्लाया। बंदूक के धनुष में 3 बार तीर लगाओ, हेटेरस ने कहा, और इसे जितना संभव हो सके उतना जोर से मोड़ो। डॉक्टर ने पूछा, क्या हम पहाड़ पर तोप के गोलों से हमला करने जा रहे हैं? नहीं, हेटेरस ने जवाब दिया, ये बेकार होगा। गोली नहीं, वोल्स्टन, लेकिन पाउडर का ट्रिपल चार्ज। ध्यान से देखो। बंदूक लोड होने के कुछ मिनट बाद, गोली के बिना वह क्या करना चाहता है? शेंडन ने दांतों तले बुदबुदाया। डॉक्टर ने जवाब दिया, हम जल्द ही देखेंगे। तैयार हो जाओ, कप्तान, वोल्स्टन ने पुकारा। ठीक है, हेटेरस ने उत्तर दिया। ब्रंटन, उसने इंजीनियर को आवाज दी, कुछ मोड़ आगे। ब्रंटन ने स्लाइडर्स को खोला और स्क्रू को चालू किया। फॉरवर्ड खदान वाले पहाड़ के पास पहुंच गया। कैप्टन ने बंदूक बनाने वाले से कहा, दर्रे पर निशाना लगाओ। बंदूक बनाने वाले ने आज्ञा मानी, और जब ब्रिगेड वहां से केवल आधी केबल की दूरी पर थी, तो हेट्रस ने चिल्लाकर कहा, आग। उनके आदेश के बाद एक भयंकर गड़गड़ाहट हुई, और वायुमंडलीय हलचल से हिलते हुए ब्लॉक अचानक समुद्र में गिर गए,
हवा के स्तरों के बीच की हलचल ऐसा करने के लिए पर्याप्त थी। पूरी ताकत लगाओ, ब्रंटन। सीधे दर्रे की ओर बढ़ो, जॉनसन। बाद वाला पतवार पर था, ब्राइग, उसके पेंच द्वारा संचालित, जो झागदार लहरों में घूमता था, तब खुले हुए मार्ग के बीच में जा घुसा। ये समय था, क्योंकि जैसे ही फॉरवर्ड ने उस खुले मार्ग को पार किया, उसके पीछे फिर से जेल बंद हो गई। यह एक रोमांचकारी क्षण था, और जहाज पर केवल एक ही दृढ़ और शांत हृदय था, कप्तान का। चालक दल युद्धाभ्यास से चकित होकर चिल्लाया, कप्तान के लिए जयकार। फ्रैंकलिन की खोज में अभियान। बुधवार 23 मई को फॉरवर्ड ने फिर से अपना साहसिक नौवहन शुरू कर दिया था, चतुराई से पैक्स और हिमखंडों के बीच से गुजरते हुए। भाप की बदौलत, वह आज्ञाकारी शक्ति जिसके बिना हमारे कई ध्रुवीय समुद्री नाविकों को काम चलाना पड़ा है, वो हिलती चट्टानों के बीच खेलती हुई दिखाई दी। वह एक अनुभवी मालिक के हाथ को पहचानती हुई लग रही थी, और एक योग्य सवार के अधीन एक घोड़े की तरह उसने अपने कप्तान के विचार का पालन किया। तापमान बढ़ गया। सुबह 6 बजे थर्मामीटर पर 26 डिग्री, शाम 6 बजे 29 डिग्री और आधी रात को 25 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। हवा दक्षिण पूर्व से हल्की बह रही थी। गुरुवार को सुबह 3 बजे के करीब फॉरवर्ड अमेरिका के तट पर पोजीशन बे के नज़दीक था। लैनकेस्टर स्ट्रेट के प्रवेश द्वार पर कुछ ही समय बाद चालक दल ने बनी केप की एक झलक देखी। कुछ एस्क्विमॉक्स जहाज की ओर बढ़े, लेकिन हेट्रस ने उनका इंतजार करने की जहमत नहीं उठाई। बायम मार्टिन चोटियां, जो केप लिवरपूल को देखती हैं, बाईं ओर दिखाई दी और जल्द ही शाम के कोहरे में गायब हो गईं, जिससे केप ए से कोई भी अवलोकन नहीं हो पाया। ये केप इतना नीचे है कि यह तट पर बर्फ के साथ उलझ जाता है, एक ऐसी परिस्थिति जो अक्सर ध्रुवीय समुद्रों के हाइड्रोग्राफिक निर्धारण को बेहद मुश्किल बना देती है। पफिन, बत्तखें और सफ़ेद समुद्री पक्षी बहुत बड़ी संख्या में दिखाई दिए। उस समय फॉरवर्ड 74 डिग्री 1 अक्षांश और 77 डिग्री 15 देशांतर पर था। कैथरीन और एलिजाबेथ नामक 2 पहाड़ों की बर्फीली चोटियां बादलों से ऊपर उठ गईं। शुक्रवार को 6 बजे केप वारेंडर जलडमरू मध्य के दाईं ओर से गुजरा, और बाईं ओर एडमिरल्टी इनलेट, एक खाड़ी जिसे नाविकों द्वारा बहुत कम खोजा गया है, जो आमतौर पर पश्चिम की ओर जाने की जल्दी में होते हैं। समुद्र काफी उग्र हो गया था, और लहरें अक्सर ब्रिगेड के डेक को हिलाती थीं, जिससे बर्फ के टुकड़े उछलते थे। उत्तरी तट पर भूमि, जिसकी ऊंची समतल भूमि लगभग समतल थी और जिस पर सूर्य की किरणें प्रतिध्वनित होती थीं, बहुत ही विचित्र रूप प्रस्तुत करती थी। हेट्रस उत्तरी तट के साथ साथ दौड़ना चाहता था, ताकि बीचे द्वीप और वेलिंगटन चैनल के प्रवेश द्वार तक जल्दी पहुंच सके, लेकिन लगातार हिमखंडों ने उसे दक्षिणी दर्रों का अनुसरण करने के लिए मजबूर किया, जिससे उसे बहुत परेशानी हुई। यही कारण था कि 26 मई को फॉरवर्ड बर्फ के साथ घने कोहरे में केप यॉर्क के बराबर था, एक बहुत ऊंचा पहाड़, लगभग सीधा, उसे पहचानने में मदद करता था। मौसम थोड़ा साफ हुआ, और दोपहर के समय सूरज एक पल के लिए दिखाई दिया, जिससे काफी अच्छा अवलोकन किया जा सका। 74 डिग्री 4 अक्षांश और 84 डिग्री 23 देशांतर। फॉरवर्ड तब लैनकेस्टर स्ट्रेट के छोर पर था। हेटेरस ने डॉक्टर को अपने नक्शे पर वह रास्ता दिखाया जिस पर वह पहले से ही चल रहा था, और वह रास्ता भी जिस पर वह चलना चाहता था। उस समय ब्रिगेड की स्थिति बहुत दिलचस्प थी। मैं और भी उत्तर की ओर जाना चाहता था, उन्होंने कहा, लेकिन कोई भी असंभव काम नहीं कर सकता। देखिए, हमारी वास्तविक स्थिति यही है। और कप्तान ने केप यॉर्क से थोड़ी दूरी पर अपना नक्शा उकेरा। हम इस 4 मार्गी मार्ग के मध्य में हैं, जो हर हवा के लिए खुला है, तथा लंकास्टर जलडमरू मध्य, बैरो जलडमरू मध्य, वेलिंगटन चैनल और रीजेंट पैसेज के निकासों से घिरा हुआ है। यह एक ऐसा बिंदु है जहां इन समुद्रों के सभी नाविकों को आना ही पड़ता है। ठीक है, डॉक्टर ने जवाब दिया। इससे वे बहुत हैरान हुए होंगे। 4 चौराहे और कोई संकेत पोस्ट नहीं जो उन्हें बता सके कि उन्हें किस रास्ते से जाना है। पेरी, रॉस और फ्रैंकलिन ने कैसे प्रबंधन किया? वे बिल्कुल भी प्रबंधन नहीं कर पाए, उन्हें प्रबंधित किया गया, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, कभी कभी बैरो स्ट्रेट उनमें से एक के लिए बंद हो जाता था,
और अगले वर्ष किसी अन्य को ये खुला मिल जाता था। कभी कभी जहाज को अदम्य रूप से रीजेंट पैसेज की ओर खींचा जाता था, जिससे हम इन अविभाज्य समुद्रों से परिचित हो गए हैं। ये कितना अनोखा देश है, डॉक्टर ने नक्शा देखते हुए कहा। ये सब टुकड़ों में है और ऐसा लगता है कि इनका कोई तार्किक संबंध नहीं है। ऐसा लगता है कि उत्तरी ध्रुव के आसपास की भूमि को इस तरह से जानबूझकर काटा गया है ताकि उस तक पहुंचना और भी मुश्किल हो जाए, जबकि दूसरे गोलार्ध में ये केप हॉर्न, केप ऑफ गुड होप और भारतीय प्रायद्वीप जैसे पतले बिंदुओं में चुपचाप समाप्त हो जाती है। क्या ये भूमध्य रेखा की अधिक तेजी है जिसने इस तरह से चीजों को बदल दिया है, जबकि किनारों पर स्थित भूमि, जो अभी भी निर्माण से तरल है, पर्याप्त तेज घूर्णन की कमी के कारण संघनित या एक साथ एकत्रित नहीं हो पाई है? ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर सब कुछ तर्कसंगत है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो कानून से भटक जाए, और ईश्वर अक्सर मनुष्यों को अपने नियमों की खोज करने की अनुमति देता है। डॉक्टर, उसकी अनुमति का उपयोग करें। दुर्भाग्यवश मैं इसका अधिक लाभ नहीं उठा पाऊंगा, डॉक्टर ने कहा, लेकिन यहाँ की हवा बहुत भयानक है। उन्होंने जितना संभव हो सके अपने आप को ढकते हुए कहा। हाँ, हम उत्तरी हवा के संपर्क में हैं और यह हमें हमारे रास्ते से हटा रही है। किसी भी तरह से यह बर्फ को दक्षिण की ओर ले जाएगा और एक साफ सड़क समतल कर देगा। ऐसा होना चाहिए, डॉक्टर, लेकिन हवा हमेशा वैसा नहीं करती जैसा उसे करना चाहिए। देखिए, वह बर्फ का टीला अभेद्य लगता है। कोई बात नहीं, हम ग्रिफिथ द्वीप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, कॉर्नवालिस द्वीप के चारों ओर नौकायन करेंगे और वेलिंगटन चैनल से गुजरे बिना क्वींस चैनल में पहुंच जाएंगे। फिर भी मैं अपने कोयले के प्रावधान को नवीनीकृत करने के लिए बीची द्वीप पर जाना चाहता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? डॉक्टर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। मेरा मतलब है कि एडमिरल्टी के आदेश के अनुसार भविष्य के अभियानों के लिए उस द्वीप पर बड़ी मात्रा में प्रावधान जमा कर दिए गए हैं, और हालांकि कैप्टन मैक्लिंटॉक ने 1859 में कुछ ले लिया था, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हमारे लिए भी कुछ बचा रहेगा। वैसे, डॉक्टर ने कहा, इन भागों की खोज पिछले 15 वर्षों से की जा रही है, और जिस दिन से फ्रैंकलिन के खो जाने का सबूत मिला है, तब से एडमिरल्टी ने हमेशा इन समुद्रों में 5 या 6 क्रूजर रखे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ग्रिफिथ द्वीप, जिसे मैं मानचित्र पर देख रहा हूँ, लगभग चौराहे के बीच में नाविकों के लिए एक आम बैठक स्थल बन गया है। ऐसा ही है, डॉक्टर, और फ्रैंकलिन के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के परिणामस्वरूप हमें इन दूर देशों के बारे में पता चला। ये सच है, कप्तान, 1845 के बाद से अभियान बहुत अधिक हो गए हैं। 1848 तक हम फ्रैंकलिन के 2 जहाजों वरेबस और टेरा के लापता होने के बारे में चिंतित नहीं थे। ये तब था जब हमने एडमिरल के पुराने दोस्त डॉक्टर रिचर्डसन को 70 साल की उम्र में कनाडा जाते हुए और कॉपरमाइन नदी को पोलर सागर तक चढ़ते हुए देखा, और जेम्स रॉस, एंटरप्राइज और इन्वेस्टिगेशन की कमान संभालते हुए 1848 में अपर नाविक से निकले और केप यॉर्क पहुंचे, जहां हम अब हैं। हर दिन वह अपने ठिकाने को बताने के उद्देश्य से समुद्र में कागजों से भरा एक टब फेंकता था। कोहरे के दौरान वह तोप से गोली चलाता था और रात में बंगाल लाइट के साथ आकाश रॉकेट भेजता था और लगातार पाल के नीचे रहता था। उन्होंने 1848 से 1849 तक पोर्ट लियोपोल्ड में सर्दियां बिताईं, जहां उन्होंने बड़ी संख्या में सफ़ेद लोमड़ियों को अपने कब्जे में लिया और उनके गले में पीतल के कॉलर लगवाए, जिस पर जहाज़ों और स्टोर डिपो के ठिकाने का संकेत उकेरा गया था। इसके बाद उन्हें सभी दिशाओं में फैला दिया गया। अगले वसंत में उन्होंने खतरों और अभावों के बीच स्लेज पर उत्तरी समरसेट के तटों की खोज शुरू की, जिससे उनके लगभग सभी लोग बीमार या लंगड़े हो गए। उन्होंने केर्न्स बनाए, जिसमें उन्होंने खोए हुए अभियान को इकट्ठा करने के लिए आवश्यक ज्ञापनों के साथ पीतल के सिलेंडर रखे। जब वे दूर थे, तो उनके लेफ्टिनेंट मैकलर ने बैरो स्ट्रेट के उत्तरी तटों की खोज की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जेम्स रॉस के आदेश पर 2 अधिकारी थे, जो बाद में मशहूर हो गए, मैकलर, जिन्होंने उत्तर पश्चिमी मार्ग को साफ किया, और मैक्लिंटॉक, जिन्होंने सर जॉन फ्रैंकलिन के अवशेषों की खोज की। हाँ, वे अब 2 अच्छे और बहादुर अंग्रेज कप्तान हैं। आप इन समुद्रों का इतिहास अच्छी तरह जानते हैं, डॉक्टर,
और आप हमें इसके बारे में बताकर हमारा भला करेंगे। ऐसे साहसी प्रयासों के बारे में सुनने से हमेशा कुछ न कुछ हासिल होता है। खैर, जेम्स रॉस के बारे में मैं जो कुछ भी जानता हूँ, उसे पूरा करने के लिए उसने अधिक पश्चिमी दिशा से मेलविले द्वीप तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वह लगभग अपने 2 जहाज़ों को खो बैठा, क्योंकि वह बर्फ में फंस गया था और उसे वापस बफिन सागर में धकेल दिया गया था। वापस खदेड़ दिया गया। हेटेरस ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए दोहराया, खुद के बावजूद पीछे धकेल दिया गया। हाँ, और बिना कुछ खोजे, डॉक्टर ने आगे कहा, और उस वर्ष 1850 के बाद से अंग्रेजी जहाज़ों ने इन समुद्रों में हल चलाना कभी बंद नहीं किया, और अरेबस और टेरा के चालक दल को खोजने वाले किसी भी व्यक्ति को 20,000 पाउंड का इनाम दिया गया था। कैप्टन केलेट और मूर ने पहले ही 1848 में बेहरीन की जलदमरूमध्य को पार करने का प्रयास किया था। 1850 और 1851 में कैप्टन ऑस्टिन ने कॉर्नवालिस द्वीप में सर्दियां बिताईं। कैप्टन पेरी ने असिस्टेंस और रेजोल्यूट पर सवार होकर वेलिंगटन चैनल की खोज की। चुंबकीय ध्रुव के आदरणीय नायक जॉन रॉस अपने दोस्त की तलाश में अपनी नौक फेलिक्स के साथ फिर से निकल पड़े। ब्रिगेडियर प्रिंस एल्बर्ट लेडी फ्रैंकलिन के खर्च पर पहली बार परिभ्रमण पर गए, और अंत में इसी वर्ष मैक्लिंटॉक, जो उस समय ऑस्टिन के लेफ्टिनेंट थे, मेलविले द्वीप और केप डिंडास तक आगे बढ़े, जो 1819 में पेरी द्वारा प्राप्त किए गए चरम बिंदु थे। तब उन्हें 1845 में बीचे द्वीप पर फ्रैंकलिन के शीतकाल बिताने के निशान मिले। हाँ, हेटेरस ने उत्तर दिया, उसके 3 नाविकों को वहां दफनाया गया था। 3 लोग दूसरों की तुलना में अधिक भाग्यशाली थे। डॉक्टर ने हेटेरस की टिप्पणी पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया और आगे कहा, 1851 और 1852 के दौरान प्रिंस एल्बर्ट फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट बेलोट के नेतृत्व में दूसरी यात्रा पर गए। उन्होंने प्रिंस रीजेंट स्ट्रेट में बेटी बे में सर्दी बिताई, समसेट के दक्षिण पश्चिम की खोज की और केप वॉकर तक तट की टोह ली। उस समय के दौरान एंटरप्राइज और इन्वेस्टिगेटर इंग्लैंड लौट आए और बेहरिंग स्ट्रेट्स में केलेट और मूर से फिर से जुड़ने के उद्देश्य से कोलिंसन और मैक्ले की कमान के तहत गुजरे, जबकि कोलिंसन हांगकांग में सर्दी बिताने के लिए वापस आए। मैक्ले ने आगे बढ़ने का पूरा प्रयास किया और 3 बार सर्दी बिताने के बाद 1850 से 51 तक, 1851 से 52 तक और 1852 से 53 तक उन्होंने फ्रैंकलिन के भाग्य के बारे में कुछ भी जाने बिना उत्तर पश्चिम मार्ग की खोज की। 1852 और 53 के दौरान 3 नौकायन जहाज़ों रिजोल्यूट, असिस्टेंस, नॉर्थ स्टार और 2 स्टीमर पायनियर और इंट्रपिड से बना एक नया अभियान सर एडवर्ड बेल्चर के नेतृत्व में रवाना हुआ। उनके अधीन कैप्टन केलेट थे। सर एडवर्ड ने वेलिंगटन चैनल का दौरा किया, नॉर्थम्बरलैंड की खाड़ी में सर्दियां बिताईं और तट के पार चले गए, जबकि केलेट ने मेलविल द्वीप में ब्रिजपोर्ट की ओर बढ़ते हुए बोरियल भूमि के उस हिस्से की खोज की, लेकिन सफलता नहीं मिली। ये वह समय था जब इंग्लैंड में खबर फैली कि न्यू स्कॉटलैंड के तट के पास हिमखंडों के बीच में छोड़े गए 2 जहाज देखे गए हैं। लेडी फ्रैंकलिन ने तुरंत छोटा स्क्रू इसाबेल तैयार किया था, और कैप्टन इंग्लफील्ड 1855 की शुरुआत में ग्रेनेड नामक एक अमेरिकी ने एक नया अभियान तैयार किया, और कैप्टन केन ने ध्रुव तक घुसने की कोशिश की, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हेटेरस ने हिंसक ढंग से चिल्लाया, और जो उसने नहीं किया वो हम ईश्वर की सहायता से करेंगे। मैं जानता हूँ, कैप्टन, डॉक्टर ने उत्तर दिया, और मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह अभियान अनिवार्य रूप से फ्रैंकलिन की खोज से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। मैं आपको ये बताना भूल ही गया था कि एडमिरल्टी ने बीचे द्वीप को अभियान का सामान्य मिलन स्थल मानते हुए कैप्टन इंग्लफील्ड को, जो उस समय स्टीमर फीनिक्स की कमान संभाल रहे थे, 1853 में वहां खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम सौंपा था। इंग्लफील्ड लेफ्टिनेंट बेलोट के साथ रवाना हुए और उस बहादुर अधिकारी को खो दिया जिसने दूसरी बार इंग्लैंड को अपनी सेवाएं समर्पित की थीं। हम इस आपदा के बारे में अधिक सटीक विवरण प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नाविक जॉनसन इस दुर्भाग्य के गवाह थे। हेटेरस ने कहा, लेफ्टिनेंट बेलोट एक बहादुर फ्रांसीसी थे और इंग्लैंड में उनकी स्मृति का सम्मान किया जाता है। उस समय तक, डॉक्टर ने आगे कहा, बेल्चर का बेड़ा थोड़ा थोड़ा करके वापस आने लगा था, सारा नहीं।
क्योंकि सर एडवर्ड को 1854 में असिस्टेंस को छोड़ना पड़ा था, जैसा कि मैकलर ने 1853 में इन्वेस्टिगेटर के साथ किया था। इस बीच डॉक्टर रे ने 29 जुलाई 1854 को एक पत्र में और रिपल्स बे से संबोधित, जिसे वे अमेरिका के माध्यम से पहुंचने में सफल रहे थे, संदेश भेजा कि किंग विलियम लैंड के एस्क्विमॉक्स के पास अरेबस और टेरा के मलबे से ली गई विभिन्न वस्तुएं थीं। तब अभियान के भाग्य के बारे में थोड़ा भी संदेह नहीं था। फीनिक्स, नॉर्थ स्टार और कोलिंसन का जहाज तब इंग्लैंड वापस आ गया, लेकिन अगर सरकार ने सारी उम्मीदें खो दी थी तो लेडी फ्रैंकलिन के मामले में ऐसा नहीं था, और अपनी बची हुई दौलत से उसने फॉक्स को तैयार किया, जिसकी कमान मैकलिंटॉक के पास थी, जिसने 1857 में यात्रा शुरू की और उस क्वार्टर में सर्दियां बिताई जहां आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। वह 11 अगस्त 1858 को बीचे द्वीप पहुंचा, बेलोट के जलडमरू मध्य में दूसरी बार सर्दियां बिताई, फरवरी 1859 में फिर से अपनी खोज शुरू की, और 6 मई को वह दस्तावेज पाया जिसने अरेबस और टेरा के भाग्य के बारे में सभी संदेह दूर कर दिए, और साल के अंत में इंग्लैंड लौट आया। इन भाग्यशाली देशों में 15 वर्षों में बस यही हुआ है, और फॉक्स की वापसी के बाद से एक भी जहाज इन खतरनाक समुद्रों के बीच सफलता पाने की कोशिश करने के लिए वापस नहीं आया है। ठीक है, हेटेरस ने उत्तर दिया, हम इसका प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने वालों को दक्षिण की ओर वापस खदेड़ा गया। शाम तक मौसम साफ हो गया और केप सेपिंग और केप क्लेरेंस के बीच जमीन साफ दिखाई देने लगी, जो पूर्व की ओर फिर दक्षिण की ओर जाती है और पश्चिम में तट से जमीन के एक छोटे से हिस्से से जुड़ी हुई है। रीजेंट स्ट्रेट के प्रवेश द्वार पर समुद्र बर्फ से मुक्त था। पोर्ट लियोपोल्ड से थोड़ा आगे एक अभेद्य बर्फ बैंक को छोड़कर, जिसने फॉरवर्ड को उसके उत्तर पश्चिमी मार्ग में रोकने की धमकी दी थी। हेटेरस बहुत परेशान था, लेकिन उसने इसे प्रदर्शित नहीं किया। पोर्ट लियोपोल्ड में प्रवेश करने के लिए उसे पेटार्ड का सहारा लेना पड़ा। वह रविवार 27 मई को वहां पहुंचा। ब्रिगेड विशाल हिमखंडों से मजबूती से बंधा हुआ था, जो चट्टानों की तरह सीधे, कठोर और ठोस थे। कैप्टन डॉक्टर जॉनसन और उसके कुत्ते डिक के साथ तुरंत बर्फ पर कूद पड़े और जल्द ही जमीन पर पहुंच गए। डिक खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि जब से उसने कैप्टन को पहचाना था, वह अधिक मिलनसार हो गया था और चालक दल के कुछ लोगों के प्रति अपनी नाराजगी को बनाए रखा, जिनके लिए उसके मालिक की उससे ज्यादा दोस्ती नहीं थी। तब बंदरगाह बर्फ से अवरुद्ध नहीं था, जो आमतौर पर पूर्वी हवाओं से वहां जमा हो जाती थी। चोटियों से टकराने वाली धरती उनके शिखरों पर बर्फ की सुंदर लहरें पेश करती थी। जेम्स रॉस द्वारा बनाया गया घर और लालटेन अभी भी संरक्षण की संतोषजनक स्थिति में थे, लेकिन ऐसा लगता था कि लोमड़ियों और भालुओं ने प्रावधानों को लूट लिया था, जिनके हाल के निशान आसानी से पहचाने जा सकते थे। पुरुषों ने भी तबाही में कुछ भूमिका निभाई थी, क्योंकि खाड़ी के तट पर एस्क्विमॉक्स झोपड़ियों के कुछ अवशेष बचे थे। एंटरप्राइज और इन्वेस्टिगेटर के 6 नाविकों के अवशेषों को समेटे 6 कब्रें जमीन की थोड़ी सी सूजन से पहचानी जा सकती थीं। वे मनुष्यों और जानवरों दोनों द्वारा सम्मानित थे। उत्तरी भूमि पर पहली बार अपना पैर रखते हुए डॉक्टर ने बहुत भावुकता का अनुभव किया। उन ठंडे देशों में प्रकृति द्वारा इतने शानदार ढंग से संरक्षित घरों, तंबुओं, झोपड़ियों और पत्रिकाओं के अवशेषों को देखकर दिल पर जो भावनाएं आती हैं, उनकी कल्पना करना असंभव है। वह निवास स्थान है, उसने अपने साथियों से कहा, जिसे जेम्स रॉस ने खुद शरण शिविर कहा था। अगर फ्रैंकलिन का अभियान इस स्थान पर पहुंच गया होता, तो इसे बचाया जा सकता था। यहाँ वह इंजन है जिसे यहाँ छोड़ दिया गया था, और वह स्टोव जिस पर 1851 में प्रिंस एल्बर्ट के चालक दल ने खुद को गर्म किया था। चीजें वैसी ही बनी हुई हैं जैसी वे थीं, और कोई भी सोचेगा कि कैप्टन कैनेडी कल ही चले गए थे। ये वह लंबी नाव है जिसने उन्हें और उनके साथियों को कुछ दिनों के लिए आश्रय दिया, क्योंकि यह कैनेडी अपने जहाज से अलग हो गया था। वास्तव में लेफ्टिनेंट बेलोट द्वारा बचाया गया था, जो उसकी सहायता के लिए जाने के लिए अक्टूबर के तापमान का सामना कर रहा था। जॉनसन ने कहा, मैं उस बहादुर और योग्य अधिकारी को जानता था। जब डॉक्टर एक पुरातत्ववेत्ता के उत्साह के साथ पिछली सर्दियों के अवशेषों की जांच कर रहे थे, तब हेटेरस ईंधन के विभिन्न खाद्य पदार्थों और वस्तुओं को इकट्ठा करने में व्यस्त थे,
जो बहुत कम मात्रा में ही मिल पाए थे। अगले दिन उन्हें जहाज पर लाने में लगा दिया गया। डॉक्टर ने जहाज से बहुत दूर जाने के बिना देश का सर्वेक्षण किया और सबसे उल्लेखनीय दृष्टिकोणों के रेखाचित्र लिए। तापमान में डिग्री की वृद्धि हुई और ढेर की गई बर्फ पिघलने लगी। डॉक्टर ने उत्तरी पक्षियों का लगभग पूरा संग्रह किया, जैसे कि गल्स, गोताखोर, ईड डाउन बतख, जो आम बत्तखों की तरह ही होते हैं, जिनके स्तन और पीठ सफ़ेद, पेट नीले, सिर का ऊपरी भाग नीला और बाकी पंख सफ़ेद हरे रंग से छायांकित होते हैं। उनमें से कई के स्तनों से वह सुंदर पंख पहले ही छील दिया गया था जिससे नर और मादा अपने घोंसले बनाते हैं। डॉक्टर ने बर्फ की सतह पर बड़ी सील को भी सांस लेते हुए देखा, लेकिन वह उनमें से किसी को भी नहीं पकड़ सका। अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने उच्च जल चिन्ह की खोज की, एक पत्थर जिस पर निम्नलिखित चिन्ह उत्कीर्ण हैं। EI 1849 और जो एंटरप्राइज और इन्वेस्टिगेटर के मार्ग को इंगित करते हैं, वह केप क्लेरेंस तक आगे बढ़ा, जहां 1833 में जॉन और जेम्स रॉस बर्फ के टूटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जमीन जानवरों की खोपड़ियों और हड्डियों से बिखरी हुई थी और एस्क्विमॉक्स बस्तियों के निशान अभी भी पहचाने जा सकते थे। डॉक्टर पोर्ट लियोपोल्ड पर एक टीला बनाना चाहते थे और उसमें एक नोट रखना चाहते थे जिसमें फॉरवर्ड के मार्ग और अभियान के उद्देश्य का संकेत हो। लेकिन हैट्रस ने इसकी कोई परवाह नहीं की। वह अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ना चाहता था जिसका कोई प्रतियोगी फायदा उठा सके। अपने अच्छे इरादों के बावजूद डॉक्टर को कप्तान की इच्छा के आगे झुकना पड़ा। शेंडन ने कप्तान की हठधर्मिता को दोषी ठहराया, जिसने दुर्घटना की स्थिति में फॉरवर्ड के निशान का अनुसरण करने वाले किसी भी जहाज को रोक दिया। हैट्रस ने रास्ता नहीं दिया। सोमवार की रात को उनका माल लद गया और उन्होंने एक बार फिर बर्फ के टीले को तोड़कर उत्तर की ओर बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन खतरनाक प्रयासों के बाद उन्हें खुद को छोड़ने और रीजेंट चैनल से फिर से नीचे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह पोर्ट लियोपोल्ड में नहीं रुकना चाहते थे, जो आज खुला है, लेकिन कल बर्फ के मैदानों के अप्रत्याशित विस्थापन के कारण फिर से बंद हो सकता है, जो इन समुद्रों में बहुत बार होने वाली घटना है और जिसे नाविकों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। अगर हेटेरस ने अपनी बेचैनी को बाहरी तौर पर जाहिर नहीं होने दिया, तो भी इसने उसे अंदर से महसूस करने से नहीं रोका। उसकी इच्छा उत्तर की ओर बढ़ने की थी, जबकि इसके विपरीत वो खुद को दक्षिण की ओर लौटने के लिए बाध्य पाया। उस स्थिति में उसे कहाँ जाना चाहिए? क्या उसे बूथिया खाड़ी में विक्टोरिया हार्बर वापस लौटना चाहिए, जहां सर जॉन रॉस ने 1833 में सर्दियां बिताई थीं? क्या वह उस समय बेलोट स्ट्रेट को खुला पाएगा, और क्या वह उत्तरी समसेट का चक्कर लगाकर पीस स्ट्रेट पर चढ़ सकता है? या फिर क्या उसे अपने पूर्ववर्तियों की तरह खुद को कई सर्दियों के दौरान पकड़ा हुआ पाना चाहिए और अपनी ताकत और भोजन को खत्म करने के लिए मजबूर होना चाहिए? ये डर उसके दिमाग में पनप रहे थे। उसे एक या दूसरे तरीके से फैसला करना था। उसने कमर कसी और दक्षिण की ओर बढ़ गया। प्रिंस रीजेंट चैनल की चौड़ाई पोर्ट लियोपोल्ड से एडिलेड खाड़ी तक लगभग समान है। फॉरवर्ड जहाज, जो अपने पूर्ववर्ती जहाज़ों से अधिक अनुकूल था तथा जिसके अधिकतर जहाज़ों को अधिक अनुकूल मौसम में भी चैनल से उतरने में 1 महीने से अधिक समय लगा था, हिमखंडों के बीच से तेजी से आगे बढ़ गया। ये सच है कि फॉक्स को छोड़कर अन्य जहाज़ों के पास भाप नहीं थी तथा उन्हें अनिश्चित और प्रायः खराब हवा की मार सहनी पड़ी। सामान्य तौर पर चालक दल ने उद्यमी हैट्रस के साथ आगे बढ़ने की बहुत कम इच्छा दिखाई। लोग ये देखकर बहुत खुश थे कि जहाज दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। हैट्रस परिणामों की परवाह किए बिना आगे बढ़ना चाहते थे। फॉरवर्ड अपने इंजनों के दबाव में आगे बढ़ रहा था, जिससे निकलने वाला धुआं हिमखंडों के चमकते बिंदुओं के चारों ओर घूम रहा था। मौसम लगातार शुष्क ठंड से बर्फीले कोहरे में बदल रहा था। ब्रेग, जो बहुत कम पानी खींचता था, पश्चिमी तट के साथ रवाना हुआ। हेटेरस बेलोट स्ट्रेट के प्रवेश द्वार को चूकना नहीं चाहता था, क्योंकि दक्षिण में बूथिया की खाड़ी में जाने का एकमात्र रास्ता स्ट्रेट था, जिसे फ्यूरी और हेक्ला केवल आंशिक रूप से जानते थे। अगर वह बेलोट स्ट्रेट को चूक जाता, तो वह बाहर निकलने की संभावना के बिना बंद हो सकता था। शाम को फॉरवर्ड एल्विन खाड़ी के नज़दीक था, जो अपनी ऊंची सीधी चट्टानों के लिए जानी जाती है।
मंगलवार की सुबह बेटी खाड़ी दिखाई दी, जहां प्रिंस एल्बर्ट ने 10 सितंबर 1851 को अपनी लंबी सर्दियों के लिए लंगर डाला था। डॉक्टर ने अपनी दूरबीन से पूरे तट को छान मारा। ये वह बिंदु था जहां से अभियान ने उत्तरी समसेट की भौगोलिक संरचना स्थापित की। मौसम साफ था और खाड़ी के चारों ओर गहरी खायां स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थीं। डॉक्टर और जॉनसन शायद जहाज पर मौजूद एकमात्र ऐसे लोग थे जो इन वीरान देशों में कोई दिलचस्पी रखते थे। हेटेरस हमेशा अपने नक्शों पर ध्यान केंद्रित करता था और कम बोलता था। जैसे जैसे ब्रिगेड दक्षिण की ओर बढ़ती गई, उसकी चुप्पी बढ़ती गई। वो अक्सर नाव पर चढ़ जाता था और हाथ जोड़कर और आंखें खोकर घंटों खड़ा रहता था। जब वह कोई आदेश देता था तो वह रूखा और कठोर होता था। शेंडन ने एक ठंडी चुप्पी बनाए रखी और धीरे धीरे खुद को इतना अलग थलग कर लिया कि आखिरकार उसने हेटेरस के साथ कोई संबंध नहीं रखा, सिवाय उन लोगों के जो सेवा के कारण थे। जेम्स वॉल शेंडन के प्रति समर्पित रहा और उसने अपने आचरण को उसी के अनुसार नियंत्रित किया। चालक दल के बाकी सदस्य किसी चीज के होने का इंतजार करते थे, अपने हित में कोई भी फायदा उठाने के लिए तैयार रहते थे। जहाज पर अब विचारों की वह एकता और विचारों का मिलन नहीं था जो किसी भी महान कार्य को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है, और यह बात हेटेरस को अपने दुख के साथ पता थी। दिन के समय 2 व्हेल मछलियां दक्षिण की ओर भागती हुई देखी गईं, एक सफेद भालू भी देखा गया और बिना किसी स्पष्ट सफलता के उस पर गोली चलाई गई। कप्तान को परिस्थितियों में 1 घंटे के महत्व का एहसास था और वह जानवर का पीछा नहीं करने देगा। बुधवार की सुबह रीजेंट चैनल के अंतिम छोर को पार कर लिया गया। पश्चिमी तट पर कोन के बाद भूमि में एक गहरा मोड़ था। अपने नक्शे से परामर्श करके डॉक्टर ने समसेट हाउस या फ्यूरी पॉइंट के बिंदु को पहचान लिया। वहीं उसने अपने चिर परिचित से कहा, वही स्थान है जहां पहला अंग्रेजी जहाज, जो 1815 में इन समुद्रों में भेजा गया था, खो गया था, पेरी की ध्रुव की तीसरी यात्रा के दौरान। फ्यूरी अपनी दूसरी शीतकालीन यात्रा के दौरान बर्फ के कारण इतना क्षतिग्रस्त हो गया था कि उसके चालक दल को उसे छोड़कर उसके साथी जहाज हेक्ला पर सवार होकर इंग्लैंड लौटना पड़ा था। उद्धरण चिन्ह। जॉनसन ने जवाब दिया, इससे पता चलता है कि दूसरा जहाज रखने का फायदा है। यह एक एहतियात है जिसे ध्रुवीय नाविकों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन कैप्टन हेटेरस ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो दूसरे जहाज के साथ खुद को परेशानी में डाल लें। क्या आपको लगता है कि वह अविवेकपूर्ण है, जॉनसन? डॉक्टर ने पूछा। मुझे कुछ नहीं लगता, मिस्टर क्लोबोनी। क्या आप वहाँ कुछ खूंटे देख रहे हैं जिन पर अभी भी कुछ सड़े हुए तंबू के कपड़े लटके हुए हैं? हाँ, यहीं पर पेरी ने अपने जहाज से रसद सामग्री उतारी थी, और अगर मुझे ठीक से याद है तो उसके तंबू की छत एक टॉपसेल थी। 1825 के बाद से सब कुछ बहुत बदल गया होगा। जितना कोई सोच सकता है उतना नहीं। जॉन रॉस को 1829 में अपने चालक दल के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए उस नाजुक आवास का श्रेय दिया गया था। जब प्रिंस एल्बर्ट ने 1851 में वहां एक अभियान भेजा था, तब भी यह मौजूद था। कैप्टन कैनेडी ने 9 साल पहले इसकी मरम्मत करवाई थी। इसे देखना दिलचस्प होगा, लेकिन हेटेरस को रुकने का मन नहीं है। मैं कह सकता हूं कि वह सही है, मिस्टर क्लोबोनी। अगर इंग्लैंड में समय ही पैसा है, तो यहाँ ये जीवन है, और 1 दिन या 1 घंटे की देरी भी बहुत फर्क पैदा कर सकती है। 1 जून, गुरुवार के दिन, फॉरवर्ड नदी क्रेसवेल खाड़ी को पार कर गई। फ्यूरी पॉइंट से तट 300 फीट ऊंची सीधी चट्टानों में उत्तर की ओर उठ गया। ये दक्षिण की ओर नीचे जाने लगा। कुछ बर्फ के शिखर करीने से काटी गई मेजों की तरह लग रहे थे, जबकि अन्य पिरामिड के आकार के थे और अन्य अजीब आकृतियां थीं। उस दिन मौसम थोड़ा सुहाना हो गया, लेकिन इतना साफ नहीं था। जमीन दिखाई नहीं दे रही थी और थर्मामीटर 32 डिग्री तक ऊपर चला गया। समुद्री पक्षी इधर उधर उड़ रहे थे। जंगली बत्तखों के झुंड उत्तर की ओर उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। चालक दल के सदस्य अपने कुछ कपड़े उतार सकते थे और आर्कटिक की गर्मियों का असर महसूस होने लगा था। शाम के समय फॉरवर्ड ने तट से 1/4 मील की दूरी पर केप गैरी को दोगुना कर दिया, जहां 10 से 12 फैदम की गहराई थी। वहां से वह ब्रंटफोर्ड खाड़ी तक तट के पास रही। यह इस अक्षांश के अंतर्गत था कि बेलोट स्ट्रेट से मिलना था।
एक ऐसा स्ट्रेट जिसके अस्तित्व का सर जॉन रॉस ने 1828 में अपने अभियान के दौरान अनुमान भी नहीं लगाया था। उनके मानचित्रों ने एक निर्बाध तट रेखा का संकेत दिया, जिसकी अनियमितताओं को उन्होंने अत्यंत सावधानी से नोट किया, इसलिए स्ट्रेट का प्रवेश द्वार उस समय बर्फ से अवरुद्ध रहा होगा। वास्तव में इसकी खोज कैनेडी ने अप्रैल 1852 में की थी और उन्होंने इसका नाम अपने लेफ्टिनेंट बेलोट के नाम पर रखा, जो कि फ्रांसीसी अधिकारी द्वारा हमारे अभियान में दी गई महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए एक उचित श्रद्धांजलि थी।